एक दिन दुनिया एकदम ब्लैक हो चुकी है। हर तरफ बस अंधेरा है और उसी अंधेरे से इंसानों को बचाकर एक ही जगह ड्राइव किया गया है। एक सिटी जो पूरी तरह लाइट और कलर से भरी हुई है। ये सिटी इंसानों की आखिरी उम्मीद है, क्योंकि ब्लैक मॉन्स्टर्स ने पूरे वर्ल्ड पर कब्जा कर लिया है। दुनिया वापस रिक्लेम करने के लिए इंसान लगातार बाहर एक्सपीडिशन पर जाते हैं। इन्हीं सबके बीच एक लड़का रहता है, के। उसका सपना है कि वो भी एक दिन इन एक्सपीडिशंस में हिस्सा ले, लेकिन के का सपना वहीं टूट जाता है जब उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि के कलरलेस है। एक ऐसा इंसान जो इस दुनिया के हिसाब से बेकार समझा जाता है, लेकिन उसे मिलता है दुनिया का सबसे रेयर, सबसे यूनिक कलर, और उसी रंग के साथ के अंदर जागती है वो ताकत जो उसे पूरे विश्व का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बना सकती है। तो बिना एक सेकंड खोए चलिए डूब जाते हैं कहानी के उस मोड में जहां एक कलरलेस लड़का अपनी किस्मत फिर से लिखता है। के एक केव में किसी वैल्यूएबल आइटम की तलाश कर रहा था। इसके थोड़े देर बाद ही उसे वह चीज मिल जाती है। वह चीज कुछ और नहीं बल्कि इंक था, जो इस दुनिया में हमारे पेट्रोलियम जितना ही रेयर है। और यह के का पेट, जिसका नाम है नीरो। के इसकी तलाश कर रहा था क्योंकि जिन लोगों के पास इंक होता है वो लोग पायोनियरिंग क्रॉप्स में ज्वाइन हो सकते हैं। के उस अंडरग्राउंड केव से बाहर निकलता है और अपने सामने देखता है। उसके सामने का नजारा डरावने के साथ ही खूबसूरत भी था, क्योंकि पूरी दुनिया कलरलेस हो चुकी है और उसके बीच में है एक कलरफुल सिटी। जहां उस सिटी में आज कोई सेलिब्रेशन चल रहा था, क्योंकि वहां पर उस सिटी के हीरोज आ चुके थे। इस कलरलेस दुनिया में जिसके पास जितना शाइनिंग कलर होगा वह उतना ही स्ट्रॉन्गर बन सकता है, और इन हीरोज को कलरिस्ट कहा जाता है। लोग आपस में उनके वाइब्रेंट कलर्स की तारीफ कर रहे थे और साथ ही उनके ओवर पावर बैटल की भी। उनमें से ही एक पर्सन बोलता है, जब तक हमारे पास कलरिस्ट हैं तब तक हमारी शाइनिंग सिटी सेफ रहेगी। सीन शिफ्ट होता है एक डिस्ट्रिक्ट में जिसका नाम था शैडो डिस्ट्रिक्ट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे लोग उतने ज्यादा कलरफुल नहीं है। लोगों ने यहाँ पे लाइन लगा रखा है क्योंकि यहाँ पर सी रैंक तक के पायनियर्स का रिक्रूटमेंट हो रहा है, और इसी एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके अपना हीरो यहाँ पे ज्वाइन होना चाहता है। लेकिन अगले ही पल उसे किसी ने धक्का मारकर नीचे गिरा दिया था, और वो लोग उस पर गुस्सा करते हुए बोलते हैं, आखिर तुम बार बार क्यों आ जाते हो? ये प्लेस तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। के उनको इंक दिखाकर बोलता है, मेरे पास तो इंक भी है, तो फिर मैं क्यों नहीं आ सकता? मैंने इस इंक को ढूंढकर अपना क्वालिफिकेशन प्रूफ कर दिया है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर ये पर्सन बोलता है, तुम खुद से जाओगे या फिर हमें तुम्हें मार के यहां से बाहर करना होगा? तुम हमें ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि तुम कलरलेस हो। जो सुनकर के का दिल टूट जाता है। फिर वही रेड हेयर पर्सन बोलता है, यहां पर लोगों के जन्म से ही उनका रोल डिसाइडेड होता है, लेकिन तुम जैसे इडियट्स इस बात को नहीं समझते। मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूं। बोल के वो अपने हाथ में अटैक गैदर करने लगता है और उस अटैक को के पर अनलीश कर देता है, जिससे के को हीट वेव्स का सामना करना पड़ता है। फिर वो अपनी पावर का शो ऑफ करने के बाद बोलता है, क्या तुमने ये देखा? शायद तुम समझ चुके होगे कि हमारे बीच क्या डिफरेंस है। हम जैसे चोजन वन लोग ही पायनियर्स बन सकते हैं, और तुम जैसे कमजोर लोग ब्लैक लैंड्स में सरवाइव नहीं कर सकते। इस सिटी के बाहर सब कुछ अंधेरे में है, जहां लोग ठीक से देख भी नहीं सकते, और उसी डार्कनेस के बीच में कुछ डेंजरस मॉन्स्टर्स होते हैं जिन्हें हम क्रीचर्स कहते हैं। द क्रीचर्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे ड्रैगन, नाइट, वुल्फ, और कुछ छोटे क्रीचर्स भी होते हैं। हम लोग ही हैं जो अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर रिसोर्सेज और ट्रेजर्स को फाइंड करते हैं। हम लोग ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देते हैं, और इतना कुछ करने के बाद लोग हमें हीरोज कहते हैं। और तुम जैसे किसी कलरलेस के लिए ऐसा कुछ करना इम्पॉसिबल है। तुम एक ट्रैश हो, तो तुम्हें अब वही काम करना चाहिए जो बाकी कलरलेस लोग करते हैं। इसलिए अगली बार यहां पर दिखाई मत देना। अगर तुमने फिर से हमें परेशान किया तो मरने के लिए तैयार रहना। ऐसा बोल के वो लोग इसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देते हैं। के भी इतना कुछ सुनने के बाद उदास होता है, और उसका पेट नीरो भी उसे देखकर सैड हो जाता है। तभी के बोलता है, डोंट वरी नीरो, मुझे तो ये सब का आदत हो चुका है। वैसे भी हमारे पास और भी प्लेसेस हैं जहां हम लोग जा सकते हैं, और एक दिन मैं दुनिया का ग्रेटेस्ट कलरिस्ट बन के दिखाऊंगा। इट्स माई प्रॉमिस। फिर वो नीरो को अंदर जाने बोलता है, नहीं तो कोई उसे देख लेगा। लेकिन जब वो नीरो से बात करते हुए जा रहा था, तभी ऊपर से एक ग्रीन हेड पर्सन उसी को घूर रहा था, और उसके रिएक्शन से साफ पता चल रहा था कि उसके इरादे नेक नहीं है। वो कुछ गलत करने वाला है।
के अपने चेकलिस्ट को क्लियर करते हुए जा रहा था, जहां उसने सब कुछ क्रॉस कर रखा था। मतलब वो इन सभी जगहों से रिजेक्ट हो चुका है। आज भी फेल होने के बाद वह अपना उदास चेहरा लिए किसी स्टोर में जाता है जिसका नाम है मारी वर्कशॉप। कै शॉप ओनर को आवाज लगाता है तो वह लेडी रिस्पॉन्स करती है, जो कि इस शॉप की ओनर है और जिसका नाम मारी है। मारी के से उसके आज के दिन के बारे में पूछती है तो के बताता है कि वो आज भी फेल हो चुका है। फिर मारी उसकी तारीफ करते हुए बोलती है, उन लोगों को पता नहीं है कि वो लोग कितने टैलेंटेड पर्सन को रिजेक्ट कर रहे हैं। तुम एक दिन स्ट्रॉन्गेस्ट पायनियर्स बनोगे। के उदास होकर बताता है, क्या ही कर सकते हैं, मैंने तो ब्लैक लैंड से ब्लैक थिंग्स भी लाया था ताकि खुद को प्रूव कर सकूं, फिर भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। जिसके बाद के उसी इंक को मारी को खरीदने का ऑफर देता है, जिसे मारी भी खरीदने के लिए रेडी थी, क्योंकि ये इंक रेयर होता है, जिस वजह से इसका प्राइस भी स्काई रॉकेट हो चुका है। इसीलिए लोग और भी पायनियर्स को रिक्रूट कर रहे हैं ताकि ज्यादा लोग इंक को फाइंड करें। जैसे हमारे यहाँ व्हीकल्स पेट्रोलियम से चलते हैं, वैसे ही इस मानहुआ में एनर्जी का सोर्स इंक है। के इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी रिजेक्ट होकर थक चुका था, तो मारी उससे पूछती है, क्या तुमने वहां अप्लाई किया है जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था? के उस चीज के बारे में भूल चुका था, तो मारी जल्दी से वही रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट निकालती है और बोलती है, तुम्हें एक बार इसको ट्राई करना चाहिए। अगर तुम्हारा लक अच्छा हुआ तो तुम यहां सिलेक्ट हो सकते हो। वो एक एस रैंक का डॉन पायनियर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम था, जिसकी खास बात यह है कि कोई भी पर्सन उस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकता है। के उसको देख के सोचता है, मैंने पहले कभी एस रैंक कॉप्स के लिए अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा। शायद मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। मारी भी उसे इंकरेज करती है इस एग्जाम को देने के लिए, क्योंकि ये एक स्किल बेस्ड एग्जाम है जहां कलर्स का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और मारी को लगता है कि अपना हीरो इस एंट्रेंस को इजीली क्लियर कर सकता है। मारी उसे याद दिलाती है, तुम जब बच्चे थे तभी से तुम्हें कलरिस्ट बनना था। अभी तुम्हारे पास कलरिस्ट बनने का बेस्ट मौका है और तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। जिसके बाद के उस पेपर को लेकर वहां से चला जाता है। के शैडो डिस्ट्रिक्ट के सनसान और डरावनी गलियों से आगे बढ़ रहा था और वह बताता है, इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। मुझे इतने ही टाइम में खुद को अच्छे से ट्रेन करना होगा। लेकिन तभी नीरो स्ट्रेंज बिहेव करने लगा था और वो शेक करने लगता है। जब सीन जूम आउट होता है तो हम देखते हैं कोई पर्सन मैजिक स्टिक लेकर उनके ही पीछे चला आ रहा था, और इससे पहले कि नीरो के को कुछ बता पाता, वो पर्सन अपना अटैक करने के लिए रेडी हो चुका था। उसने अपना अटैक रिलीज कर दिया था, जिसको के ने भी सेंस कर लिया था, लेकिन उसके पास बचने का कोई मौका नहीं होता और वो अटैक उसे डायरेक्ट हिट करता है। दूसरा पर्सन बोलता है, तुम तो काफी लकी हो जो तुम इस अटैक के बाद भी जिंदा हो। तो ग्रीन हेड बोला, ये ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। इसके जैसे किसी कलरलेस के मरने से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कलरलेस लोग ट्रैश होते हैं। नीरो रोते हुए के को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इस डायरेक्ट हिट के लगने से के बेहोश होने लगता है। कुछ देर बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां सिर्फ ऑथराइज्ड लॉग ही जा सकते हैं, और वह इंक वेस्ट डिस्पोजल साइट है। के को होश आता है और वह याद कर रहा था कि अभी क्या हुआ। तो ग्रीन हेड बोलता है, तो तुम उठ गए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें जिंदा यहां फेंकने वाला हूं। वो आगे बताता है, जब सभी टाइप्स के इंक्स साथ में मिक्स हो जाते हैं तो इंक वेस्ट क्रिएट होता है, जो कि इंसानों के लिए जानलेवा होता है। इतना डेंजरस है कि इसमें जाने के बाद तुम्हारी बॉडी मेल्ट हो जाएगी और कोई पता भी नहीं कर सकेगा कि वो पर्सन कौन था। के रोते हुए पूछता है, आखिर तुम कौन हो और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने क्या किया है? ग्रीन हेड बोला, तुमने कुछ नहीं किया, तुम बिल्कुल इनोसेंट हो। लेकिन जब मैंने तुम्हारे पास एक क्रीचर को देखा तो मैं शॉक हो गया था, क्योंकि तुम्हारे पास जो पेट है वह किसी ट्रेजर से कम नहीं। वो ऐसा इंटेलिजेंट क्रीचर है जो ह्यूमन कमांड्स को समझने के साथ साथ फॉलो भी करता है। फिर वो अपने पार्टनर से बोलकर नीरो को वहां बुलाता है। इन लोगों ने नीरो को केज में ट्रैप कर रखा था और नीरो रो रहा था। के उनसे नीरो को जाने देने के लिए बोलता है, लेकिन ग्रीन हेड बोलता है, क्या मैं किसी कलरलेस के ऑर्डर्स मानूंगा? इट्स सो पैथेटिक। मैं इस क्रीचर को ब्लैक मार्केट में सेल करूंगा, जिससे मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। के सोचता है, मुझे पहले से केयरफुल रहना चाहिए था, क्योंकि शैडो डिस्ट्रिक्ट में लूट और क्राइम एक आम बात है। मेरे साथ बचपन से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और लोगों ने हमेशा मेरा मजाक बनाया है, क्योंकि मैं एक कलरलेस था। लेकिन मेरे पास सिर्फ एक नीरो ही था
जिसे मैं अपना फैमिली मानता था। मैं नीरो को यहां इनके पास नहीं छोड़ सकता। फिर वो गुस्से में बोलता है, Don't mess with me. उसके पास से अलग अलग टाइप का ऑरा रिलीज हो रहा था, जिसको ग्रीन हेड ने भी नोटिस कर लिया था। और इस प्रेशर से उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी में करंट दौड़ रहा हो। साथ ही ग्रीन हेड को फील हो रहा था जैसे के उसकी एनर्जी को सक कर रहा हो। इससे पहले कि के कुछ और करता, वो बिना देरी किए के को नीचे फेंक देता है। के गिरने से नीरो रोने लगता है, लेकिन इन दोनों को इससे फर्क नहीं पड़ता। वे लोग तो अभी नीरो को बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे उसके बारे में बात कर रहे थे। सीन शिफ्ट होता है, जहां के उसी मिक्स्ड इंक लिक्विड के अंदर ही डूब रहा था। वो सोचता है, मुझे नीरो को बचाना होगा, लेकिन मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा हूं। और वो अपनी पास्ट मेमोरीज को याद करके बोलता है, मैं ये सबको ऐसे खत्म नहीं होने दे सकता, मुझे कुछ करना होगा। मैं अपने प्रॉमिस को पूरा किए बिना नहीं मर सकता। मुझे नीरो को बचाना है और ग्रेटर पायनियर्स बनना है। तभी उसे एक वॉइस सुनाई देती है। के कंफ्यूजन में सोचता है, आखिर ये वॉइस कहां से आ रही है। वो वॉइस बोलती है, तुम सिर्फ खड़े क्यों हो? तुम कुछ करते क्यों नहीं? एक्सेप्ट इट। वो करो जो तुम कर सकते हो। क्या तुम नीरो को ऐसे ही छोड़ दोगे? राइट नाउ, योर कलर, टेक इट बैक। इसके साथ ही उसका फेस काफी स्केरी हो चुका था और अगले पल ही वो उस ब्लैक मिक्स लिक्विड को अब्सॉर्ब करने लग जाता है। उसने पूरे लिक्विड को सोख लिया था और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दूसरे वर्ल्ड में आ चुका हो। वो अपने दो फॉर्म्स को देखता है, एक ब्लैक और एक व्हाइट, जो उसके काइंडनेस और एंग्री नेचर को दर्शाता है। के खुद को देखकर बोलता है, ये क्या हो रहा है? मैं तो इंक के अंदर था ना, मुझे कुछ याद नहीं। उसके बाद क्या हुआ? और सबसे जरूरी बात, हु एम आई? मैं अभी भी जिंदा कैसे हूं? तभी उसे नीरो के रोने की आवाज आती है। अब जब के ऊपर देखता है तो वहां उसे वही दोनों लोग दिखाई देते हैं जो उसे देखकर हंस रहे थे। नीरो चीख चीख के रो रहा था और मानो वो के को ही बुला रहा हो। के अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, मुझे याद आ गया, मुझे नीरो को बचाना होगा। उसके हाथ बढ़ाते ही वहां से ब्लैक ऑरा रिलीज होता है, जो वही इंक वेस्ट लिक्विड था। ये दोनों लोग अपने सामने उस चीज को देखकर स्टन्ड रह जाते हैं। ग्रीन हेड नीचे देखकर बोलता है, अभी क्या हुआ? सारा इंक इंस्टेंटली डिसअपियर कैसे हो गया? वहां देखो, वो क्या है? क्या वो कोई इंसान है? लेकिन इसका कलर ब्लैक क्यों है? ग्रीन हेड डरते हुए बोला, ये कोई इंसान नहीं हो सकता, ये एक क्रीचर है। इसके अगले पल उस कुएं से एक बड़ा सा हाथ निकलता है, जो इनके तरफ ही आगे बढ़ रहा था। हमें यह नहीं बताया जाता कि उसके आगे क्या होता है, लेकिन सामने के नजारे को देखने से पता चल रहा था जैसे कोई बड़ा एक्सप्लोजन हुआ हो। एक ओल्ड मैन चिल्लाते हुए बोलता है, तुम लोग मेरी बात का विश्वास करो, मैंने जो देखा वो सच है। वहां पे ऐसा बड़ा सा हाथ आया जिसने ये किया, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे कोई मेंटल समझ रहा था। ओल्ड मैन आगे बताता है, वहां सडनली एक हाथ अपीयर हुआ जिसने इस एरिया का ऐसा हाल कर दिया है। जिसके बाद हमें उसी ग्रीन हेड को दिखाते हैं, जो कि बिल्कुल के की तरह पूरी तरह से कलरलेस हो चुका था, जैसे उसकी रूह से सारी लाइफ खींच ली गई हो। और ओल्ड मैन पुलिस ऑफिसर को सब बताता है जो उसने देखा। रेड हेयर कलरिस्ट बोलता है, ये तो फॉर्चुनेट है कि सिर्फ 2 लोग ही इसके चपेट में आए। फिर ब्लू हेड बताती है, इनका रेपुटेशन भी कुछ ठीक नहीं था और इन दोनों का रैंक बी था। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर इनके साथ क्या हुआ होगा जो ये लोग कलरलेस हो गए। और रेड हेयर को भी ये बात समझ नहीं आ रही थी। फिर वो बताता है, वो यहां पे उस क्रीचर को मारने आया है जो इस सिटी में अपीयर हुआ था। वैसे वो क्रीचर अपना के ही है। तभी उनके पास एक पुलिस ऑफिसर हांफते हुए उन दोनों के पास आता है और वो ऑफिसर इन दोनों से पोलाइटली पूछता है, सर आप लोग यहां शैडो डिस्ट्रिक्ट में क्या करने आए हैं? तो रेड हेयर बताता है, वो लोग यहां पे उस क्रीचर के बारे में इन्वेस्टिगेट करने आए हैं। और वो ऑफिसर से इस साइट को दिखाने को बोलता है, तो ऑफिसर भी उनको दिखाने के लिए रेडी हो जाता है। और जब वो लोग वहां जाते हैं तो उस जगह पे कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसे देखने से लगता है जैसे ये लोग किसी गार्बेज माउंटेन को देखने आए हों। दोनों के आसपास पड़े केमिकल्स को देख रहे थे। फिर लड़की बोलती है, इस लिक्विड को देखने से लगता है जैसे ये पक्का किसी क्रीचर का ही काम है। वो आगे बताती है, हमने पहले ही सभी रिपोर्टेड लोकेशंस पर चेक कर लिया था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई लार्ज क्रीचर सिटी के बीचों बीच आ जाए? क्योंकि अक्सर जो क्रीचर सिटी में हैं वह सब तो छोटे जानवर और इंसेक्ट्स और बर्ड क्रीचर होते हैं।
वैसे भी सिटी के अंदर वाले क्रीचर्स हार्मलेस हैं। ब्लू हेड गर्ल पूछती है, क्या ये कोई न्यू वेरिएंट का क्रीचर हो सकता है? लेकिन रेड हेयर इसको बिना एविडेंस के कंक्लूजन पर जाने से मना करता है। फिर दोनों लोग सोच में पड़ जाते हैं। आखिर वो लोग कैसे पता करेंगे कि ये डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ और वो क्रीचर आखिर गया कहां? गाइस, वैसे इसके रेड हेयर्स हैं और इसका फेस भी शैंक्स जैसा सिमिलर है, तो अब से इस रेड हेयर को शैंक्स ही बोलेंगे। सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहां पे के बेहोश पड़ा था और नीरो उसको उठाने की कोशिश कर रहा था, और नीरो के चाटने से के होश में आने लगता है। जब वो नीरो को सेफ पाता है तो वो उसका नाम चिल्लाते हुए उसे हग कर लेता है। लेकिन उसे अभी भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ और वो यहां कैसे आया। के इसके लिए उन दोनों को ब्लेम करता है। वो याद करता है उसके साथ क्या क्या हुआ, कैसे ग्रीन हेड ने उसे मिक्स इंक में फेंक दिया, और फिर कैसे वो ट्रांसफॉर्म होकर पूरी तरह ब्लैक कलर्ड बन गया, और फिर कैसे वहां से एक जायंट हाथ निकला जिसने उन दोनों पर अटैक कर दिया था। के तुरंत अपने हाथों को चेक करता है, क्योंकि वो अभी भी श्योर नहीं है कि वो ब्लैक पर्सन के था या नहीं। जब वो खुद को पहले जैसा ही पाता है तो वो सोचने लगता है, आखिर वो जिंदा कैसे बच गया, जबकि उस लिक्विड में जाने से ह्यूमंस इंस्टेंटली मर जाते हैं। फिर वो अपने आसपास देखता है, जहां चारों तरफ अंधेरा था और उसे क्लियरली दिखाई भी नहीं दे रहा था। जिसके बाद के नीरो को अपनी मदद करने के लिए बोलता है, तो नीरो भी उसकी बात मानते हुए किसी बेब्लेड के जैसे गोल गोल घूमने लगता है, और नीरो के ऐसे घूमने से उसका ब्लैक कलर बदलकर शाइनिंग व्हाइट कलर हो चुका था, जो कि टेम्पररी लाइट बल्ब जैसा काम आएगा। इसके साथ ही के अपने आसपास बहुत सारे क्रीचर्स को नोटिस करता है, जो बिल्कुल शांति से उसे ही देखे जा रहे थे। इन क्रीचर्स और लोकेशन को देखने के बाद उसे रियलाइज होता है कि वो ब्लैकलैंड में आ चुका है, जिसके बारे में हमें उस रेड हेयर वाले पर्सन ने स्टार्टिंग में बताया था। अभी के जिस लोकेशन पर है उसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट, और वहां सिर्फ बी रैंक या उससे हायर लेवल्स वाले ही जा सकते हैं। बहुत सारे छोटे क्रीचर उसके पास आकर उसे घेर लेते हैं, जिनसे बचने के लिए वो बिना कुछ सोचे इस जगह से बाहर निकलने के लिए भागने लगता है। लेकिन तभी नीरो कुछ नोटिस करता है और आवाज देकर के को भी केयरफुल करता है, क्योंकि वहां से कुछ स्नेक जैसे क्रीचर्स उसको खाने आते हैं, जिनके नुकीले दांत भी थे। तभी नीरो उन पर अटैक करके के को भागने का मौका देता है, जिसके बाद दोनों लोग फुल स्पीड में भागते हैं इस जगह से बाहर निकलने के लिए। तभी के नोटिस करता है उसका बॉडी पहले से डिफरेंट फील हो रहा था, जैसे वो पहले से स्ट्रॉन्गर हो चुका है, क्योंकि वो इतने देर से दौड़ने के बाद भी अभी तक थका नहीं था। साथ ही वो पहले से ज्यादा तेज भाग रहा था। जब के उस गैप के ऊपर से जंप करके उसको क्रॉस करता है तो उसे लगता है जैसे उसकी बॉडी में एनर्जी ओवरफ्लो हो रहा है। अभी के को खाने के लिए एक और क्रीचर उस पर हमला करने आया है, लेकिन उस पर के का ध्यान नहीं था, पर नीरो ने उसको नोटिस कर लिया था। जब के उस मॉन्स्टर को देखता है तब बिल्कुल स्टन्ड हो जाता है, उसके पास भागने का चांस नहीं था। वो अपना हाथ आगे करके और अपनी आंखें बंद करके अपनी मौत को एक्सेप्ट कर चुका था। लेकिन जैसे ही क्रीचर ने उसको काटा, तभी उसके सारे दांत टूट के चूर चूर हो जाते हैं। फिर ये चीज देखने के बाद वो क्रीचर और के दोनों ही हैरान थे। क्रीचर के डर से वहां से भागते हुए दूर चला जाता है। के कंफ्यूजन में उसे जाते हुए देख रहा था। के अपने हाथ को चेक करता है, क्योंकि एक क्रीचर के काटने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता। उसे लगा था उसका पूरा हाथ कट जाएगा और उसे फेटल इंजरीज भी आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। फिर वो रियलाइज करता है और बोलता है, दिस इज द पावर ऑफ कलर। लेकिन जब वो खुद को देख ही रहा था, तभी हम देखते हैं कोई बड़ा सा क्रीचर उनको ऊपर से साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है। वो क्रीचर बिना किसी देरी के इनके सामने आ जाता है और उसका साइज बिल्कुल इंसेन था। के उस क्रीचर को देखकर कांपने लगा था, और उस क्रीचर का नाम है साइक्लोप्स। के हैरान था क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये क्रीचर इस जगह पर होगा, लेकिन साइक्लोप्स के पास इतना फालतू टाइम नहीं था। वो अपने हाथों को घुमा के हमला करता है, जो डायरेक्ट हिट होता है और के उसके इंपैक्ट से दूर जाकर गिरता है। नीरो घबराते हुए के पास जाता है। उसे डर था कहीं के जिंदा होगा या नहीं, क्योंकि ये काफी स्ट्रांग अटैक था। लेकिन के को सिर्फ कुछ माइनर इंजरीज ही आई थीं और वो ठीक था। वो एक स्माइल करते हुए बोला, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस फाइट को इजीली जीत सकता हूं। वो अपने पास्ट को याद करके बोलता है, मुझे इतने सालों से कलर चाहिए था, जो कि मुझे फाइनली मिल चुका है, और अब मुझे पूरा भरोसा है कि मैं इस क्रीचर से नहीं हारने वाला, क्योंकि अब मैं पहले जैसा कमजोर नहीं हूं। वो अपने साथ हुए उस इंसिडेंट को याद करता है जब उसने फर्स्ट टाइम ब्लैक पावर का यूज किया था,
और ऐसा सोचते ही वही ब्लैक ऑरा उसको फिर से कवर कर लेती है, जिससे कवर होने के बाद वो पूरा ब्लैक हो चुका था। तब तक वो साइक्लॉप्स मॉन्स्टर उस पर हमला करने के लिए चला आ रहा था, लेकिन के बिल्कुल काम खड़ा था। फिर वो ऑरा फार्मिंग करते हुए आगे बढ़ता है और अपने हाथ को टाइट करता है, और सिर्फ एक ही पंच से के ने उस जायंट साइक्लॉप्स मॉन्स्टर के बॉडी में होल कर दिया, जिससे वो क्रीचर वहीं मर जाता है। लेकिन उस पंच का इंपैक्ट इतना हाई था कि उसके प्रेशर से सामने सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसे दूर से ही देखा जा सकता था। के ने उस मॉन्स्टर को मारने के लिए जो जंप किया था, उससे वो काफी ऊपर आ चुका था, और अपने सामने के नजारे को देखकर उसकी आंखें खुली रह जाती हैं, क्योंकि उसे सामने दिखाई देता है एक कलरफुल वर्ल्ड। नीला आसमान, सफेद बादल और पेड़ों की हरियाली। मैंने पहले ही बताया था, इस वर्ल्ड में सब कुछ कलरलेस है, लेकिन समहाउ के इस ब्यूटीफुल सीन को देखकर शॉक था। तभी उसका ब्लैक ऑरा गायब होने लगता है, जिससे उसके पावर्स खत्म हो जाते हैं और वो नीचे गिरने लगता है। के इतने हाइट से जंगल के बीचों बीच गिरता है, और नीरो भी घबराते हुए जल्दी से उसे देखने आता है, लेकिन अभी भी उसका कलर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था और अभी भी डिसअपियर हो रहा था। के हाँफते हुए बोलता है, मैं जितना अपनी पावर्स का यूज कर रहा हूं उतना ही ज्यादा ये ड्रेन हो रहा है, ऐसे तो मैं सरवाइव भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तभी उसे फिर से वही पहले वाली वॉइस सुनाई देती है, जो बोलता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा शिकार तुम्हारे सामने है, उठो और उसे जल्दी से खा जाओ। किलर तुम्हारी आंखों के सामने है। क्या तुम सच में मरना चाहते हो? ये काफी सिंपल है। अपने हाथ को आगे बढ़ाओ, खुद को पुश करो, उठो और उसे खा जाओ। के इतना थक चुका था कि वो मूव भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो अपने कांपते हुए हाथ को आगे बढ़ाता है और नीचे पड़े मरे हुए साइक्लॉप्स के बॉडी पार्ट को टच करता है, जिसके अगले पल ही वो पूरा मॉन्स्टर उसके हाथ में एब्जॉर्ब होने लगता है। और नीरो ऐसी स्ट्रेंज पावर्स को देखकर बिल्कुल स्पीचलेस रह जाता है। उस क्रीचर को अब्जॉर्ब करने के बाद के हाँफते हुए बोलता है, मुझे तो लगा था मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, बट मैं जिंदा हूं। सीन शिफ्ट होता है मारी के वर्कशॉप के बाहर, जहां कोई पर्सन आता है जिसने खुद को कवर कर रखा था। देखने से लग रहा हो जैसे वो किसी कल्ट का मेंबर है। उसके अंदर आने से मारी का ध्यान उसके तरफ जाता है, जिसके बाद मारी उसको वेलकम करती है और पूछती है कि उसे क्या काम है यहाँ, क्या उसे कुछ स्पेशल डिजाइन करवाना है। लेकिन वो पर्सन कुछ नहीं बोलता और उससे डरावनी वाइब्स आ रही थी। धीरे धीरे वो मारी के पास चला आ रहा था और मारी उससे बोलती है, आप काफी सस्पिशियस लग रहे हो, आपको जो काम है वो बोलिए। लेकिन उसके ना रुकने पे मारी अपने हाथ में वेपन ले लेती है और उसे वहीं रुकने बोलती है, वरना वो उसे मार के उड़ा देगी। पर वो पर्सन इसके पास आके जोर से चिल्लाता है, जिससे मारी डर के कांपने लगती है और उसे गाली बकते हुए दूर रहने बोलती है। फिर वो पर्सन अपना फेस रिवील करते हुए मारी को काम डाउन होने बोलता है। ये के था जो भूत बन के मारी को डरा रहा था। वो मारी को डराने के लिए माफी मांगता है, लेकिन उसका अपीयरेंस देखकर मारी का मुंह खुला ही रह जाता है। मारी के अपीयरेंस को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती है। के अपना स्टोरी बताता है, यहां से जाने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ, जो सुनने के बाद मारी के हाथ कांपने लगते हैं। फिर वो सडनली एंग्री मोड में आके बोलती है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं उन बास्टर्ड्स को कभी माफ नहीं करूंगी। इसके लिए तो मेरे इसी हैमर से उनका सर फोड़ देना चाहिए। मैं जा रही हूं उन्हें सबक सिखाने। लेकिन के उसको शांत करके बताता है कि उसने ऑलरेडी रिवेंज ले लिया है। यह सुनकर मारी शांत हो जाती है और बोलती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन वो के को सेफ देखकर काफी खुश है और के भी उसे घबराने से मना करता है। मारी आगे बोलती है, यह बिल्कुल अनबिलीवेबल है, इंक वेस्ट में गिरने के बाद भी जिंदा रहना और साथ ही कलर्स गेन करना, इट्स इम्पॉसिबल। फिर वो चिंता करते हुए बोलती है, लेकिन तुम्हें ब्लैक कलर मिला है, जो कि क्रीचर्स का कलर होता है। हो सकता है लोग तुम्हें इस कलर की वजह से बुरा समझें। लेकिन के को अपने ब्लैक कलर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो पहले ही बहुत डिस्क्रिमिनेशन सह चुका है और अब उसके पास मौका है एक कलरिस्ट बनने का। इसीलिए वो अब यहां से सीधे पायनियरिंग कॉर्प्स के एंट्रेंस एग्जाम को देने जाने वाला है। लेकिन उससे पहले के मारी से एक फेवर मांगता है। फेवर नहीं बल्कि भीख मांगता है। प्लीज मारी, प्लीज मुझे कुछ कपड़े और गियर्स दे दो, जो मैं आने के बाद रिटर्न कर दूंगा। और मारी डिस्गस्टिंग फेस बनाते हुए बोलती है, फिर से? पर मारी के को मना नहीं करती और कुछ कपड़े देने के लिए रेडी हो जाती है।
फिर वो उसे अपने साथ ले जाती है जहां पे उसने कुछ आइटम्स को प्रिपेयर कर रखा है, वो भी स्पेशली के लिए। और मारी को लगता है वो परफेक्टली फिट होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसी एंट्रेंस एग्जाम के पास, जहां पे बहुत सारे लोग अपने वेपन्स के साथ उस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने आए थे। और यहाँ पे कुछ लोग नर्वस थे इतनी ज्यादा भीड़ को देखकर। तो रेड हेयर वाला बंदा सबको मोटिवेट करता है और कॉन्फिडेंट रहने को बोलता है। ये दोनों लड़के भी बताते हैं कि उनका सपना है डॉन पायनियरिंग कॉर्प्स में शामिल होने का, और इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए दोनों काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। अगर इन्होंने इस एग्जाम को क्लियर कर लिया तो ये लोग एस रैंक कॉर्प्स में जा सकते हैं, जिन्हें लिटरली द होप ऑफ शाइनिंग सिटी कहा जाता है। लेकिन इनका असली प्रॉब्लम यह है कि इस बार के कैंडिडेट्स काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं, जिन्हें हराना नियरली इम्पॉसिबल है। ब्लू हेयर वाली लड़की एक फेमस बाउंटी हंटर है और ट्रेडिशनल कलर फैमिली की सेकंड डॉटर भी। बाकी ये दोनों लड़के भी हाल ही में अपनी ब्रेवरी के कारण काफी मशहूर हुए हैं। लेकिन फिर भी पूरी भीड़ में जिस इंसान को सबसे ज्यादा अटेंशन मिल रहा है वो है ग्रीन हेयर वाला गेल, जिसका पास होना तो गारंटीड माना जा रहा है। सुना है ये इतना स्ट्रांग है कि अकेले ही रैम्पेज क्रीचर्स को संभाल लेता है, लेकिन लोग इसे इसके क्रूअल और वायलेंट नेचर की वजह से जानते हैं। और इसी ट्रबल कॉजिंग बिहेवियर की वजह से इसे इसकी प्रीवियस पार्टी ने किक आउट भी कर दिया था। ब्लू हेड लड़का हीरो मोड में बोलता है, तुम लोग घबराओ मत, मैं तो इजीली उन जेसोन को हरा दूंगा। और बाकी दोनों इसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन दूर खड़ा गेल इनकी सारी बातें सुन रहा था। वो इरिटेट होके बोलता है, रिडिकुलस ब्रैट्स, बहुत बोलते हैं। मुझे लगा था यहाँ एस रैंक के स्ट्रांग प्लेयर्स आएंगे, लेकिन लगता है मुझे इन चुटियों से लड़ना पड़ेगा। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे हराना तो दूर मुझे छू भी सके, सिवाय इस एक लड़की के। उसकी निगाह ब्लू हेयर वाली लड़की पर टिकती है, एली सायन, सायन फैमिली की सेकंड डॉटर। ये कम से कम एस रैंक जितनी स्ट्रांग तो दिखती है। फिर गेल स्माइल करते हुए बोलता है, मैंने रूमर्स सुने हैं कि ये भी बहुत स्ट्रांग है। और फिर वो अपनी इमेजिनेशंस में खो जाता है और बोलता है, अगर मैंने उसे डिफीट कर दिया तो लोगों का रिएक्शन देखने लायक होगा। तभी स्पीकर से अनाउंसमेंट होता है, कैंडिडेट्स, द डॉन पायनियरिंग कॉर्प्स का एंट्रेंस एग्जाम अब शुरू होने वाला है। तभी वहां पे एक येलो हेयर वाला पर्सन आता है, जिसे देखते ही लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं। वाओ, ये तो डॉन पायनियरिंग कॉर्प्स का एक फेमस कलरिस्ट है, ही सो अमेजिंग। इसने और बाकी कलरिस्ट ने एक लार्ज स्केल क्रीचर हंटिंग में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था। और इस एग्जाम को लेने अगर ऐसे फेमस कलरिस्ट आए हैं तो इसका मतलब है कि ये लोग भी रिक्रूटमेंट को लेकर काफी सीरियस हैं। आज से पहले मैंने कभी इतना ओवरवेलमिंग प्रेजेंस फील नहीं किया था। ये एस रैंक कॉर्प्स सच में किसी और ही लेवल पे चलते हैं। येलो हेयर कलरिस्ट यहाँ आए सभी का वेलकम करता है और एग्जाम में हिस्सा लेने के लिए धन्यवाद भी देता है। मोटिवेट करने के लिए वो एक स्पीच भी देता है, जिसे हमें अच्छे बच्चे की तरह स्किप ही कर देना चाहिए। फिर वो असली बात पर आता है, हमें सिर्फ उन लोगों की जरूरत है जो ह्यूमन टेरिटरी को वापस लेने में हमारी मदद कर सकें। और इस काम में सबसे बड़ी जरूरत है कॉम्बैट स्किल्स की। वो आगे कहता है, स्ट्रॉन्ग क्रिएटर्स से लड़कर टेरिटरी रिक्लेम करना आसान नहीं है, इसलिए यहां मौजूद हर कैंडिडेट को अपनी एबिलिटी प्रूव करनी होगी, क्योंकि इस शाइनिंग सिटी से बाहर सिर्फ वही लोग सरवाइव करते हैं जो सच में स्ट्रांग होते हैं। सबसे पहला राउंड काफी सिंपल है। स्टेज पर 2 नंबर्स बुलाए जाएंगे और वही दोनों कैंडिडेट्स एक दूसरे से फाइट करेंगे। जो जीतेगा वही अगली स्टेज के लिए क्वालिफाई करेगा। सबसे पहला नंबर होता है 126 और 286। लोग गॉसिप्स करने लगते हैं, आखिर इसका ओपोनेंट कितना अनलकी होगा जिसका फर्स्ट बैटल ही इस मॉन्स्टर के अगेंस्ट है। और ये स्माइल करते हुए बोलता है, मैं तो कब से बोर हो रहा था, लेकिन अब मैं कमजोर किडो को मसल के थोड़ा फन करूंगा। वो अपने सामने वाले ओपोनेंट को देखकर सोचता है, आखिर ये बंदा इतना क्रीपी क्यों लग रहा है। उसके स्टांस काफी ऑकवर्ड है और देखने में भी वो बहुत वीक लग रहा है। वो सोर्ड निकालते हुए बोला, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने ओपोनेंट्स को क्रश कर दूंगा। वो बिना होल्ड बैक किए अपने सोर्ड को मूव करते हुए अपना अटैक प्रिपेयर करता है और लोग उसके अटैक को देखकर अमेज थे, क्योंकि सबने इसके बारे में सुना था, लेकिन आज सबको देखने को मिलेगा। एक पर्सन बोलता है, ये इतनी कम एज में ही गेल सोर्ड को हैंडल कर पा रहा है, वो सच में एक ट्रू जीनियस है। गेल एक कोल्ड लुक देते हुए बोलता है, तो क्या तुम मेरे अटैक को रोकने के लिए तैयार हो? अगर तुम इससे नहीं बच पाए तो तुम खून से लाल हो जाओगे। इसके तुरंत बाद ही वो उस पर अटैक करने चला जाता है।
और नंबर 286 उसे आते देखकर हैरान रह जाता है। गेल अपने सोर्ड को स्विंग करके अपना अटैक उसके गले के पास तक ले आता है, लेकिन तभी वो पर्सन उसके मुंह पे एक जोर का मुक्का मारता है और सिर्फ एक ही मुक्के में गेल इस रिंग से बाहर जाकर स्टेडियम की वॉल्स में टकराता है। जितने भी लोग इस मैच को देख रहे थे सभी का मुंह खुला ही रह जाता है। कोई भी इस चीज पे विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इतना स्ट्रांग और जीनियस पर्सन सिर्फ एक ही मुक्के में इतने दूर गिर गया। साथ ही वो एक ही मुक्के में बेहोश हो चुका था और लोगों को ये सब इम्पॉसिबल लग रहा था। नंबर 286 अपने हाथ को मूव करते हुए बोलता है, शायद मैंने कुछ ज्यादा जोर से मार दिया उसे, क्योंकि चारों तरफ केओस फैल चुका है। और दूसरी तरफ लोग हैरानी से कांपते हुए बोलते हैं, क्या मैं कुछ गलत देख रहा हूं? क्या सच में उसका कलर ब्लैक है? आखिर कोई ब्लैक कलर कैसे हो सकता है? ये तो उन क्रीचर्स का कलर है। क्या किसी ह्यूमन का कलर भी ब्लैक हो सकता है? इस ब्लैक हेयर पर्सन ने गेल के सोर्ड को सिर्फ एक ही पंच में बेहोश कर दिया है। लेकिन के इरिटेटेड फेस बनाकर बोलता है, ये लोग इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? क्या मैंने कोई गलती कर दी है? अगले सीन में बाकी सभी ब्लॉक्स में भी फाइट स्टार्ट हो चुका था। ये रेड पर्सन अपने ओपोनेंट पे रॉक बॉम्ब अटैक कर रहा है, लेकिन इसका ओपोनेंट के सभी अटैक्स को ब्लॉक करते हुए उसके तरफ ही आगे बढ़ रहा था। उसके पास जाते ही के उसे एक जोर का मुक्का मारता है, जिससे ये पर्सन भी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद के अपने बाकी ओपोनेंट्स को भी ऐसे ही बेयर हैंड से वन शॉट कर रहा था। ऐसे ही वो और 2-3 राउंड्स जीत जाता है और येलो हेयर कलरिस्ट दूर खड़े होकर उसकी फाइट्स को बिल्कुल ध्यान से देख रहा था। उसके पास वाली लेडी के की तारीफ करते हुए बोली, ये बच्चा तो बाकियों से काफी स्ट्रांग है। और दूसरा ब्लू हेयर पर्सन बोला, हाँ, और साथ ही ये अभी तक का पहला पर्सन है जिसका कलर ब्लैक है, इसलिए हमें इसे रिक्रूट कर लेना चाहिए। तभी उनके पास शैंक्स आ जाता है उसी ब्लू हेयर गर्ल के साथ, और बाकी लोग इन्हें देखकर शॉक हो जाते हैं। शैंक्स उनसे पूछता है, एग्जाम कैसा जा रहा है? क्या तुमने डिसाइड कर लिया तुम किन्हें रिक्रूट करोगे? वो ब्लू हेयर पर्सन बोलती है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो सुना था आप किसी कमीशन रिक्वेस्ट को हैंडल करने गए थे ना, जहां सिटी के बीच में एक डिस्ट्रक्शन हुआ था। शैंक्स बताता है उसे वहां कुछ खास नहीं मिला। फिर ये लेडी बताती है कि इस बार के कैंडिडेट्स काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं और इस बार सायन फैमिली की यंग लेडी भी कंपीट कर रही है। साथ ही एक एक्सट्रीमली यूनिक कैंडिडेट भी है। अब तक शैंक्स ने भी नोटिस कर लिया था और वो पूछता है, कहीं वो यूनिक पर्सन ये ब्लैक हेयर तो नहीं? जिसपे ये ब्लू हेयर अग्री करके उसके ऑब्जर्वेशन स्किल्स की तारीफ करती है और वो आगे बताती है, इस ब्लैक हेयर ने फर्स्ट मैच में ही वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट को हरा दिया और उसके बाद से एक राउंड भी नहीं हारा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसका एडमिशन गारंटीड होगा। ब्लू हेयर गर्ल आके पूछती है, क्या हम लोग जिसकी तलाश कर रहे हैं ये वही हो सकता है? जिसपे शैंक्स भी अग्री करता है और बोलता है, हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि उस इंसिडेंट के तुरंत बाद ही किसी न्यू कलर का अपीयर होना कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। लेकिन अभी के लिए हमें उस ब्लैक हेयर पे नजर रखना होगा और एविडेंस कलेक्ट करना होगा। अब तक के ने एक विनिंग स्ट्रीक बना लिया था। वो इस इनक्रेडिबल पावर की तारीफ करके बोला, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा पायनियर बनना पक्का है, लेकिन मुझे केयरफुल रहना होगा। मैं पहले के जैसा ड्रेन अप नहीं हो सकता। अगर मैं अपने पावर का ज्यादा यूज करूंगा तो पिछली बार की तरह ही मैं अपना कलर खो दूंगा। तभी वो अपने सामने देखता है जहां पे आइस क्रिस्टल्स का पहाड़ बना था और ये एली थी जिसने अपने ओपोनेंट को आइस में ट्रैप कर दिया था, जिससे वो इस राउंड को इजीली जीत जाती है। के पीछे वाले लोग सायन फैमिली के इंप्रेसिव कलर और स्किल्स की तारीफ कर रहे थे, जिसको के भी सुन रहा था। और उनमें से एक पर्सन बोलता है, आखिर कोई ऐसी स्ट्रांग प्लेयर को कैसे हरा पाएगा? शी इज इनक्रेडिबल। तभी वो लड़की इसके पास से जाती है, लेकिन रुक के उसको ही घूरने लगती है, जिससे के भी कंफ्यूज्ड हो जाता है और वो बिना कुछ बोले आगे चली जाती है। फिर येलो हेयर अनाउंस करता है, फर्स्ट एग्जाम अब कंप्लीट हो चुका है, और वो सभी कैंडिडेट्स को अपना बेस्ट देने बोलता है। जिसके बाद वो बताता है कि वो लोग इस एग्जाम को ज्यादा नहीं खींचेंगे और नेक्स्ट एग्जाम तुरंत स्टार्ट होने वाला है। लेकिन जो लोग इस एग्जाम में फेल हो चुके हैं वो लोग बाहर चले जाएं और नेक्स्ट टाइम ट्राई करना। लोग बोलते हैं ये एग्जाम बहुत ज्यादा टफ था और उम्मीद करते हैं कि अगली बार एग्जाम थोड़ा इजियर हो। येलो हेयर पर्सन नेक्स्ट एग्जाम के बारे में बताने वाला था, तभी शैंक्स उसको रोकता है और खुद आगे बोलता है, अब नेक्स्ट एग्जाम को पर्सनली मैं लेने वाला हूं। सभी लोग हैरान हो जाते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि शैंक्स टेस्ट लेने वाला है, बल्कि इसलिए क्योंकि इन लोगों ने फर्स्ट टाइम शैंक्स को अपने सामने देखा था।
फिर उसकी तारीफ करते हैं। ये शाइनिंग सिटी का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कलरिस्ट है और इसके पास अभी तक के सबसे ज्यादा अचीवमेंट्स हैं। और इसका पावर इतना डिस्ट्रक्टिव है कि इसके एलाइज भी इसके साथ काम करने से हेजिटेट करते हैं। अगर ये टेस्ट ले रहे हैं तो फिर हम में से कोई भी पास नहीं होने वाला। येलो हेयर शैंक्स को वार्न करता है, क्या तुम सच में टेस्ट लेने वाले हो? अगर कैप्टन को यह पता चला तो डांट सुनने के लिए रेडी रहना। लेकिन शैंक्स बोलता है, ये तो मेरा रोज का है। फिर शैंक्स सभी कैंडिडेट्स को बताता है, टेस्ट काफी सिंपल है, तुम लोगों को सिर्फ सहना है। जिसके तुरंत बाद ही वो अपने पास से हीट वेव्स रिलीज करता है, जिससे सभी कैंडिडेट्स अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं शैंक्स ने सभी कैंडिडेट्स को अपने हीट वेव्स के सर्कल में पैक कर दिया था और वो आगे बोलता है, ये किसी सर्टेन रीजन का एनवायरनमेंट है जहां तुम्हें इस सर्कल में आखिरी तक टिकना होगा, क्योंकि ब्लैक लैंड्स में ऐसे ही एक्सट्रीम एनवायरनमेंट होते हैं जहां पे ह्यूमंस का सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके कंपैरिजन में ये सर्कल कुछ भी नहीं है। सिंपल है ना? तो बस इसे सह लो और तुम लोग पास हो जाओगे। लेकिन अगर तुम लोग इसको नहीं सह पाए तो तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लोग हैरान होकर बोलते हैं, अगर ये इतना ज्यादा गर्म है तो ब्लैक लैंड्स का ओरिजिनल एनवायरनमेंट कितना गर्म होगा? ये तो इम्पॉसिबल है। मैं अपनी एबिलिटी से इसको स्क्रैच तक नहीं कर पा रहा हूं। क्या मुझे ऐसे ही होल्ड करना होगा? येलो हेयर सोचता है, मैंने सुना था शैंक्स ट्रेनिंग में ढील देता है, लेकिन उसके बाद भी इसका स्किल जरा भी वीक नहीं हुआ। इसका मतलब इसके बारे में जो रूमर्स थे वो सब गलत थे। ये अभी भी पहले जितना ही स्ट्रांग है। इसने एक साथ इतने सारे बैरियर को बना रखा है और इसका कंट्रोल भी इंक्रेडिबल है। आखिर मुझे इससे यही उम्मीद थी, क्योंकि ये अपने लेवल के पीक पे है। तभी हम देखते हैं उनमें से एक बैरियर ब्लू हो चुका था और उसमें बहुत सारे क्रैक्स आ चुके थे। इसके अगले पल ही एली उस बैरियर को तोड़ के उससे एक स्टाइलिश एंट्री करती है, जिसको देखने के बाद शैंक्स भी हैरान होकर उसके स्किल्स की तारीफ करता है। वो आगे बोलता है, इस लड़की के स्किल्स को देखने के बाद इसे ही रियल प्रोडिजी कहना चाहिए। फिर शैंक्स बाकी कैंडिडेट्स को चेक करता है, बाकी लोग कैसे कर रहे हैं। तभी उसका ध्यान के पे जाता है, जो कि अभी तक जैसे तैसे होल्ड कर रहा था। फिर वो सोचता है, आखिर के इस बैरियर को तोड़ क्यों नहीं रहा? कहीं मैंने उससे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन तो नहीं कर लिया। जिसके बाद हमें के का सीन दिखाते हैं, जो कि पसीने से पानी पानी हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो इस टेस्ट को कैसे क्लियर करेगा, क्योंकि उसके पिछले फाइट्स में बहुत ज्यादा कलर्स का यूज कर लिया है। अगर उसे पहले पता होता तो वो अपने कलर्स को सेव करके रखता। जितना ज्यादा वो होल्ड कर रहा था उतना ही जल्दी वो ड्रेन हो रहा था। अब तो उसका कलर भी लीक होने लगा था। कि मन ही मन सोचता है, अगर मैं इन सभी लोगों के सामने कलरलेस हो गया तो ये लोग मुझे ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कोई एक्सपेरिमेंटल रैट। मैं अब और ज्यादा नहीं सह सकता, मुझे कुछ करना होगा। क्या मुझे पिछली बार की तरह इसे एब्जॉर्ब करने का कोशिश करना चाहिए? वो अपने हाथों से ब्लैक एनर्जी रिलीज करते हुए बोला, यह बैरियर खुद किसी कलर एबिलिटी से बना हुआ है, तो शायद मैं इसे एब्जॉर्ब कर सकता हूं। लेकिन मुझे पता नहीं है कि मेरा एब्जॉर्बिंग स्किल्स कैसे काम करता है। पिछली बार तो ऑटोमेटिक हो गया था, क्या ऐसा फिर से होगा? इसलिए वो रिस्क लेकर ट्राई करने का सोचता है और अपना हाथ उस बैरियर पे रखता है। और रिजल्ट्स काफी शॉकिंग थे। उसके सिर्फ टच करने से ही वो बैरियर एब्जॉर्ब होने लगा था। इतना ही काफी नहीं था, तो वो अपने साथ साथ बाकी सभी लोगों के बैरियर्स को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे बाकी लोग हैरान हो जाते हैं। चारों तरफ से बैरियर सक होकर उसके हाथ में जा रहे थे और के सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहा था। दूर से शैंक्स और येलो हेयर के को ही देख रहे थे। जहां इतने बैरियर्स को एब्जॉर्ब करने से के पास खुद ही एक ब्लैक बैरियर बन चुका था। दोनों लोग इसे देखकर हैरान थे और येलो हेयर बोलता है, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा स्किल भी हो सकता है? शैंक्स बोलता है, मुझे लगता है हमें वो मिल चुका है, यही है रियल लूनेटिक। तब तक के ने सभी के बैरियर्स को फुली एब्जॉर्ब कर लिया था और लोग उसे ही देख रहे थे। वो एम्बैरेस्ड होकर सोचता है, ये क्या हो गया? मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। अभी हमें एली सायन का पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है, जो बताती है उसके लिए ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन जब उसने के को देखा तो उसे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और वो भी उसके ब्लैक कलर को देखकर बाकियों की तरह ही हैरान थी। उसे इस एग्जाम में अपनी फैमिली से मिली हुई पावर्स को प्रूव करना था, लेकिन एक न्यू कलर का अपीयर होना सबके लिए शॉकिंग था। मुझे अपनी फैमिली में बेस्ट बनने के लिए रेज किया गया है, इसलिए मैं किसी से पीछे नहीं रह सकती और साथ ही मैं अपनी सिस्टर को अपसेट करने का रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकती। लेकिन वो लड़का के वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है।
इतना ज्यादा कि अगर मैं उससे सीरियसली फाइट करूं तो भी मैं अपनी जीतने की गारंटी नहीं दे सकती। उसके पास कुछ ऐसा है जिसे सिर्फ स्ट्रेंथ से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। आखिर वो पर्सन क्या है? नहीं, मैं अभी ओवरथिंक नहीं कर सकती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है। नेक्स्ट टाइम चीजें ऐसी नहीं रहेंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। तभी शैंक्स के पास आता है और उसे अपने साथ चलने बोलता है। फिर वो उसकी एबिलिटीज की तारीफ करते हुए बोलता है, तुम्हारी एबिलिटी तो अमेजिंग है। और वो ब्लैक ऑरा काफी वाइल्ड था जो सब कुछ सक कर रहा था। मैं खुद को होल्ड बैक नहीं कर पाता जब मैं क्यूरियस होता हूं। मुझे ब्लैक कलर के बारे में और जानना है, इसलिए चलो किसी प्राइवेट प्लेस पे बात करते हैं। के पूछता है, लेकिन एग्जाम का क्या? शैंक्स बोलता है, इट्स फाइन, तुम पास हो चुके हो, बाकी सब मैं देख लूंगा। के शॉक होकर सोचता है, क्या मैं सच में पास हो गया? मतलब मैंने अपनी पावर्स का यूज करके सही किया। फाइनली अब मैं एक पायनियर बन चुका हूं। तभी येलो शैंक्स पर चिल्लाते हुए बोला, इडियट, तुम उसे कहां ले जा रहे हो? अभी एग्जाम खत्म नहीं हुआ। लेकिन शैंक्स उसे शांत रहने बोलकर वहां से जाने लगते हैं। जिसके बाद येलो सबको बताता है कि अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस के वजह से एग्जाम इंटरप्ट हो गया, लेकिन अभी एग्जाम कंटिन्यू रहेगा। लेकिन इस बार नंबर 17 पार्टिसिपेट नहीं करेगी क्योंकि उसने अपना बैरियर खुद ही तोड़ दिया था। उसके अलावा बाकी सभी लोगों को यह एग्जाम फिर से देना होगा। एली शैंक्स और के को जाते हुए देखती रहती है। सीन शिफ्ट होता है जहां ब्लू हेयर ने इन दोनों को ड्रॉप कर दिया था और वो वापस जा रही थी। के उस लोकेशन को देखकर याद करता है कि ये वही जगह है जहां इंक वेस्ट था और वो अपने सामने के नजारे को देखकर हैरान था। फिर शैंक्स उससे बोलता है, ये थोड़ा अगली है ना? आज से कुछ दिन पहले यहां पर एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें दो पायनियर्स जिनके पास पहले कलर था, वो दोनों लोग कलरलेस हो चुके थे। और आई विटनेसेस ने बताया कि उन्होंने एक जायंट हैंड को देखा था जिसने ये सब डिस्ट्रक्शन किया है। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि इसके अगले दिन ही तुम अपीयर हुए, एक पर्सन जिसका कलर ब्लैक है। तो क्या ये कोई कोइंसिडेंस हो सकता है? एक ऐसा पावर जो दूसरों की एबिलिटी को एब्जॉर्ब करता है, एक कंप्लीटली फॉरेन एबिलिटी है। और के सोचता है, उसने सब पहले ही रियलाइज कर लिया था। क्या मुझे यहां से भागना चाहिए? लेकिन मैं भाग नहीं सकता क्योंकि मेरे सामने खड़ा पर्सन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कलरिस्ट है। तभी शैंक्स उसे काम डाउन करते हुए बोलता है, मैं तो बस तुम्हें टेस्ट कर रहा था, लेकिन अगर तुम सब बता दोगे तो मजा कम हो जाएगा। मेरा जॉब है चीजों को इन्वेस्टिगेट करके पता लगाना, लेकिन उससे ज्यादा मैं तुम्हारे एबिलिटीज में इंटरेस्टेड हूं। चाहो वो तुम्हारा ब्लैक कलर हो या तुम्हारे पावर्स, मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा है। कलर पावर्स सिंपल दिखते हैं लेकिन ये मिक्स नहीं होते, और तुम्हारा एबिलिटी उन सभी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स को इग्नोर करता है। और जो मैंने पिछले एग्जाम से ऑब्जर्व किया है उसके अकॉर्डिंग तुम अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। अपने पास वाले कलर्स को सक करना तुम्हारे पावर्स का एक पार्ट है ना? के हेजिटेट करके अग्री करता है, जिसके बाद शैंक्स उससे एक टेस्ट परफॉर्म करने को बोलता है, लेकिन के को समझ नहीं आता। तो शैंक्स आगे बताता है, मैं जानना चाहता हूं तुम्हारी एबिलिटी क्या कर सकती है, ये कैसा फील होता है और ये काम कैसे करता है। इसके लिए तुम्हें मेरे कलर को एब्जॉर्ब करना है, तो चलो और एक बार एब्जॉर्ब करने का ट्राई करो। लेकिन के मना करके बताता है ये डेंजरस हो सकता है। लेकिन शैंक्स उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम्हें वरी करने की जरूरत नहीं है, अब तुम बात करना बंद करो और जल्दी से मेरे कलर्स एब्जॉर्ब करने का ट्राई करो। के अभी भी हेजिटेट कर रहा था और शैंक्स सोचता है, ब्लैक कलर ब्लैक लैंड्स को सिंबलाइज करता है, एक ऐसा एबिलिटी जो दूसरों के कलर्स को सक कर सकता है। ऐसे किसी एबिलिटी को बिना चेक किए छोड़ देना बहुत डेंजरस हो सकता है। अगर यूजर इसका गलत यूज करे तो ये शाइनिंग सिटी की फाउंडेशन तक को हिला सकता है। लेकिन अभी तक लोगों को नहीं पता कि कुछ ह्यूमनॉइड क्रीचर्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो क्रीचर्स और ह्यूमंस के मिक्स्ड होते हैं। जिसके बाद शैंक्स अपना हाथ आगे करता है और के भी अब्सॉर्ब करने के लिए मान चुका था। फिर वो आखिरी बार वॉर्न करता है, अगर कुछ गलत हुआ तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूंगा। और जैसे ही वो इस प्रोसेस को स्टार्ट करता है, वहां सराउंडिंग ब्लैक ऑरा रिलीज होता और के शैंक्स के कलर्स को अब्सॉर्ब कर रहा था अपने ब्लड वेसल्स के थ्रू। लेकिन उसे एक्सट्रीम हीट फील होता है, जैसे कि वो किसी एक्टिव वॉल्केनो के लावा के बीच में आ चुका हो। उसे फील होता है जैसे लावा उसके बॉडी को मेल्ट कर रहा हो और वो इतनी हीट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तब वो रियलाइज करता है आखिर लोग शैंक्स को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कलरिस्ट क्यों बोलते हैं, और उसका पावर ओवरवेलमिंग था। फिर शैंक्स का पर्सपेक्टिव दिखाते हैं और वो के की कंडीशन देखकर सोचता है, ये तो बिना रेस्ट के सक कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये इसके लिए भूखा हो। लेकिन अभी ये इमेच्योर है, तो स्ट्रॉन्ग पीपल इस एब्जॉर्प्शन को इजीली रेजिस्ट कर सकते हैं।
लेकिन इसका मतलब ये है कि सिर्फ कुछ लोगों के अलावा बाकी सभी लोगों के लिए ये एबिलिटी डेंजरस हो सकता है। और जो चीज हमने एग्जाम हॉल में देखा वो इसके एबिलिटी का एक पार्ट हो सकता है, पर मुझे जानना एब्जॉर्ब कलर का यूज कैसे होगा। तभी शैंक्स नोटिस करता है के पास डार्क रेड ऑरा सराउंडेड हो रहा था। सडनली वहां से एक हाई इंटेंसिटी में ब्लैक और रेड मिक्स्ड ऑरा रिलीज होता है। और ये ऑरा कैसे रिलीज हो रहा था, फिर शैंक्स थोड़ा दूर हो जाता है और अपने सामने देखता है जहां के का हाफ बॉडी किसी क्रीचर जैसा बन चुका था। वह धीरे धीरे खुद पर से कंट्रोल खो रहा था और अब उसका हाथ भी किसी क्रीचर जैसा बन चुका था। शैंक्स सोचता है, अगर मैं अपनी आंखों से नहीं देखा तो मैं अभी भी उस इंसिडेंट के पीछे किसी क्रीचर को अस्यूम करता, लेकिन उसके पीछे तुम थे। मुझे अभी बहुत कुछ फिगर आउट करना है, लेकिन उससे पहले मुझे अपना फायर रेडी रखना होगा। इससे पहले कि तुम रैम्पेज हो जाओ मुझे तुम्हें कंट्रोल करना होगा। लेकिन इससे पहले कि शैंक्स उसके अटैक करे कि खुद ही कांपने लगा था। उसे फिर से वही वॉइस सुनाई देता है जो बोलता है, इंटेंस कलर, मुझे और चाहिए। ये पावर से ओवरफ्लो हो रहा है, मुझे और चाहिए। तुम्हें भी ये कलर चाहिए ना? ये कलर और चाहिए। इट्स योर्स, एक्सेप्ट इट। के सोचता है, आखिर ये वॉइस मुझे बार बार क्यों सुनाई देता है। के बोला, चुप रहो और यहां से दफा हो जाओ। फिर इसके बाद ही वो क्रीचर का ऑरा गायब हो जाता है और के वापस पहले जैसा हो जाता है, जो देखने के बाद शैंक्स स्पीचलेस रह जाता है और के को देखते हुए बोलता है, तो तुमने उसे सप्रेस्टेड कर दिया। के बोलता है, मैं ऑफ गार्ड हो गया था क्योंकि मेरे अंदर आने वाला पावर मेरी एक्सपेक्टेशंस से ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर था। तो क्या यह टेस्ट एक सक्सेस था? फिर शैंक्स सोचता है, अगर तुम्हें कुछ पाना है तो तुम्हें उसके लिए रिस्क लेना होगा। और वो के से बोलता है, ये टेस्ट के लिए इनफ था, लेकिन तुमने अब तक रियलाइज कर लिया होगा कि कुछ दिन पहले होने वाले इंसिडेंट के लिए मुझे असाइन किया गया है, तो मुझे इसके पीछे के कल्प्रिट को भी ढूंढना होगा। लेकिन गुड न्यूज ये है कि एक पर्सन जो मेरे सामने है वो बिल्कुल एक स्ट्रांग सस्पेक्ट हो सकता है। वैसे भी बहुत लोगों ने इंसिडेंट को देखा था, तो जब उन्हें तुम्हारे पावर्स के बारे में पता चलेगा तो वो लोग तुम पर उंगली उठाएंगे। लेकिन जो तुमने डैमेज किया है उसको रीबिल्ड करने में ही कुछ 100 मिलियन तक का खर्चा आएगा। लेकिन अगर इस सिटी की लीडरशिप को तुम्हारी एबिलिटी डेंजरस लगी तो वो लोग तुम्हें कैप्चर करके कोई एक्सपेरिमेंटल रैट बना देंगे। इतना कुछ सुनने के बाद के भी डरने लगा था और उसके पास कोई और ऑप्शन न होने के कारण वो खुद को इन सब के लिए ब्लेम करता है। तभी शैंक्स एक्टिंग करते हुए बोला, अगर तुम मेरे अंदर में आ जाओ तो शायद मैं कुछ कर सकता हूं। जो सुनते ही के इसके लिए मान जाता है, लेकिन शैंक्स तो इसी के लिए के को ब्लैकमेल कर रहा था। फिर शैंक्स उसको बताता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ फिक्स कर दूंगा, उसके लिए तुम्हें कुछ फेवर्स रिटर्न करना होगा। के सोचता है, लैब में चूहा बनने से बचने के लिए मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। और वो शैंक्स से बोलता है, मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा जो अब बोलोगे। जो सुनने के बाद शंक्स भी थरकी जैसे इशारे करने लगता है और जोर देकर बोलता है, एनीथिंग। गाइस बस अब ये के साथ भी वो 19 मिनट का वीडियो ना बनाने लग जाए। यहां से चैप्टर 6 स्टार्ट होता है, जहां पे शायद ये लोग किसी मिशन के लिए जा रहे थे। के बोलता है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं इतनी दूर तक जा रहा हूं और ये मेरा फर्स्ट मिशन है एक पायनियर बनने के बाद। मैं काफी एक्साइटेड और साथ ही नर्वस भी फील कर रहा हूं। वो लोग ये अजीब से व्हीकल से जा रहे थे जो आधा शिप और आधा टैंक जैसा दिख रहा है। तभी के को पीछे से ग्रीन हेयर वाला गेल बोलता है, ओए कलुए, तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसलिए चुप हो जाओ और जाकर अपने सीट पे बैठ जाओ। वहां पे गेल के साथ एली भी थी। और फिर के सोचता है, मुझे तो बचपन से पायनियर बनना था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरा फर्स्ट मिशन ही इन दोनों के साथ होगा। गेल सोर्ड, जिसका दिमाग हमेशा ही खराब रहता है, और ये एली सायन, जो कि हमेशा शांत रहती है। फिर वो पास्ट का सीन बताता है जब वो हाफ क्रीचर बनने के बाद खुद पे कंट्रोल किया। तो उसके बाद शैंक्स उसको अपने साथ एक्सप्लोरेशन पे ज्वाइन होने के लिए ऑफर करता है। वो बोलता है, मैं अनचार्टेड एरिया में बहुत टाइम से नजर रख रहा हूं और मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन अभी थोड़े देर पहले शैंक्स के गंदे इशारे दिखने के बाद के उसको एक साइड लुक देता है। तो शैंक्स हंसते हुए बोलता है, भला तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वैसे भी वहां पे तुम अकेले नहीं जा रहे हो, तुम्हारे साथ वहां पे और भी लोग होंगे जिन्होंने रिक्रूटमेंट एग्जाम को पास किया है, इसलिए तुम्हें वरी नहीं करना चाहिए। पायनियर कॉर्प्स वाले जल्द ही एक्सप्लोरेशन रोड मैप की अनाउंस करेंगे, तो उसके बाद मैं तुम्हें बाकी सभी डिटेल्स एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें टाइम पे वहां आना होगा। क्या तुम्हें इससे रिलेटेड कुछ पूछना है? लेकिन के कुछ नहीं बोलता है, जिसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है,
जहां के उन दोनों को देख के बताता है, और जब मैं यहां आया तो मैंने देखा ये लोग ऑलरेडी यहां आ चुके थे। के सोचता है शैंक्स के इंटरफेरेंस से टेस्ट में प्रॉब्लम आ गया था, जिससे कोई पास नहीं हुआ। तभी चीजों को फेयर रखने के लिए पार्टिसिपेंट्स को एक और चांस दिया, और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने उस स्ट्रिक्ट एडिशनल टेस्ट को पास किया। लेकिन एली टॉप रैंकर थी, जिसने खुद ही रिक्वेस्ट किया था शैंक्स की टीम ज्वाइन करने के लिए। तभी गेल बोलता है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा, इस जैसे किसी मूर्ख ने मुझे ह्यूमिलिएट कर दिया था। उस टाइम पे मेरा गार्ड डाउन था, तभी तुमने मुझे वहां हरा दिया, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करता जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन अगली बार तुम्हारा लक अच्छा नहीं होगा। गेल आगे बोलता है, बस एक बार इस एक्सप्लोरेशन को खत्म होने दो, उसके बाद मैं तुमसे अपना बदला लूंगा। अगर रावियन मेरे पीछे नहीं होती तो मैं अभी तक तुम्हें सबक सिखा चुका होता। तभी एली उनके बीच में बोलती है, लेट्स स्टॉप। अगर तुम सीरियस भी होते तो भी तुम्हारा वही हाल होता, और तुम एक ही मुक्के में नॉक हो जाते। तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि तुम के सामने कुछ भी नहीं हो। वो तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन गेल और भी इरिटेट हो रहा था। के अपनी तारीफ सुन के खुश हो रहा था। तभी एली बोलती है, वैसे भी मैं फर्स्ट हूंगी जो के को चैलेंज करेगी। जिसके बाद तो के का पूरा एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है। फिर एली आगे बोलती है, जब हम दोनों ने आई कांटेक्ट किया था तभी हम लोग बैटल के लिए अग्री हो गए थे, और वैसे भी तुम जैसे किसी लूजर को बोलने का हक नहीं है, तो चुप रहो और हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करो। के इन दोनों के ईगो के बीच में पिस रहा होता है, क्योंकि के को लगा था एली उसका सपोर्ट करेगी, लेकिन वो भी गेल की तरह ही के से फाइट करके उसे डिफीट करना चाहती है। जिसके थोड़े देर बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां ये लोग अपने लोकेशन पर पहुंच चुके थे। कै अपने आसपास देख के सोचता है, ओह, तो ये डॉन पायनियरिंग कॉर्प्स का फॉरवर्ड बेस। वो आगे बताता है, जब मैं पहले ब्लैकलैंड्स पे आया था तब मैंने ये सब नोटिस नहीं किया था। एक एस रैंक पायनियर कॉर्प्स के पास एक्सेप्शनल सप्लाईज और स्केल होते हैं। जब वो आगे देख ही रहा था तभी कोई आके उसके चीक्स को टच करता है। ये मारी थी, और के उसे देख के खुश था। तो वो बताती है, ये के का पायनियर बनने के बाद फर्स्ट मिशन है, तो उसे तो आना ही था। और के की आवाज सुनने के बाद नीरो भी बाहर आ जाता है। फिर के मारी को थैंक्स करता है नीरो को लाने के लिए, और उसके बाद दोनों लोग आपस में बात करते हैं। तो मारी बताती है वो बहुत खुश है क्योंकि उसे डॉन पायनियरिंग कॉर्प्स के साथ एक्सप्लोरेशन करने का चांस मिला है, और वो ये उसके लिए बेस्ट एक्सपीरियंस है। तभी अनाउंसमेंट होता है जो सभी लोगों को आने के लिए बोलता है। वो बताता है, कुछ ही देर में सभी पायनियर्स को ब्लैकलैंड्स में जाना होगा, तो सब लोग तैयार हो जाओ। इसीलिए कि नीरो को मारी के पास ही छोड़ने का डिसाइड करता है और उसका ध्यान रखने बोलता है। मारी उसको गुड लक विश करती है और कुछ डेंजरस करने से मना करती है। फिर वो नीरो के साथ जाने का बोलती है। तभी नीरो छटपटाने लगता है और उसके हाथों से छूट के पास चला आता है। बिना किसी को पता लगे वो के शैडो में छिप जाता है, जो देखने के बाद तो मारी खुद भी शॉक हो जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। मारी के को इसके बारे में बता भी नहीं सकती क्योंकि वो दूर जा चुका था और लोगों से सराउंडेड हो चुका था। जिसके बाद ब्लैकलैंड्स में ही सीन शिफ्ट होता है, जहां ये ऑरेंज हेड लड़की बोलती है, सब लोग तैयार हो जाओ, थोड़े देर में न्यू रिक्रूट्स ब्लैकलैंड्स में आने वाले हैं। और याद रखना, इस एक्सप्लोरेशन में फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी सेफ्टी होनी चाहिए, तो कोई खुद को पुश मत करना। फिर वो आगे बताती है, एरिया 21 में कुछ अनआइडेंटिफाइड डेंजरस क्रीचर्स अपीयर हुए हैं, जो कि बहुत डेंजरस एरिया है, जहां पे एक ए रैंक के क्रीचर का डेड बॉडी मिला था। वो आगे बोल रही थी, तभी एक पर्सन पैनिक करते हुए कुछ बताने आता है और उसका नाम लेता है। वैसे इस ऑरेंज हेयर गर्ल का नाम है एरेंसिया। वो पूछती है क्या हुआ है, जल्दी बताओ। तो ये बताता है, ये चीज शैंक्स से रिलेटेड है। वो न्यू रिक्रूट्स को लेकर आ रहे थे और उन लोगों ने बिना परमिशन के ही अपना फॉर्मेशन छोड़ दिया है। एरेंसिया पूछती है क्या तुम सच कह रहे हो? तो वो बताता है, हाँ ये सच है, और फील्ड को टीम लीडर एरेंसिया हैंडल करेगी। एरेंसिया फ्रस्ट्रेटेड फेस बनाकर बोली, उसने फिर से ऐसा किया, और वो मन ही मन प्रे करती है कि न्यू रिक्रूट सेफ रहें। सीन शिफ्ट होता है शैंक्स की टीम पे, जहां पे शैंक्स के अलावा बाकी सब लोग डर के कांप रहे थे। फिर के पूछता है, टीम लीडर क्या हम लोग किसी दूसरे जगह पे जा रहे हैं? शैंक्स बोलता है, डोंट वरी, हमारा डेस्टिनेशन डिफरेंट है। फिर के पूछता है, तुम लोग मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? मैंने तो सुना था शैंक्स ने सिर्फ मुझे बुलाया था। तो गेल गुस्सा करते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसे किसी से कम हूं क्या? और एली बोलती है, शैंक्स का गाइडेंस किसी एक पर्सन के लिए नहीं है,
और तुम अकेले इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हो। शैंक्स उनको लड़ने से मना करता है और बताता है कि वो इन्हें यहाँ ट्रेनिंग के लिए लाया है और वो इस चीज का ध्यान रखेगा कि उसके होते हुए यहाँ कोई भी हर्ट ना हो। फिर थोड़े देर बाद का सीन दिखाते हैं जहां पे शैंक्स उन्हें लाइट दिखा रहा था और बाकी लोग क्रीचर्स से फाइट करके उन्हें खत्म कर रहे थे। एक क्रीचर एली पे अटैक करने आता है लेकिन एली आसानी से अपने सोर्ड और आइस पावर्स से उसे खत्म कर देती है और वो सोचती है तो ये है ब्लैक लैंड्स। यहाँ का सफोकेटिंग एनवायरनमेंट और क्रीचर्स का नॉन स्टॉप अपीयर होना इसे बहुत डेंजरस बनाता है। मुझे अपनी स्ट्रेंथ को मैनेज करना होगा, अगर मैं रेकलेसली फाइट करूंगी तो जल्द ही ड्रेन आउट हो जाऊंगी, इसलिए मुझे खुद को प्रिपेयर रखते हुए इफिशिएंटली मूव करना होगा और वैसे भी मैं के से पीछे नहीं रह सकती हूँ। तभी उसका ध्यान के पे जाता है और वो कुछ देखकर शॉक रह जाती है। फिर वो उससे पूछती है तुम ड्रॉपर का यूज क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने एंट्रेंस एग्जाम में भी देखा था, तब भी तुमने ड्रॉपर का यूज नहीं किया था। तो के बताता है मेरे पास कोई ड्रॉपर ही नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और मैं उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता और मैंने कभी किसी ड्रॉपर का यूज नहीं किया है। वैसे भी मुझे उसके बिना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जो सुनने के बाद तो ये दोनों लोग स्पीचलेस हो जाते हैं। एली सोचती है ये कैसे हो सकता है? ड्रॉपर एक एसेंशियल वेपन होता है पायनियर्स के लिए, जिससे वो क्रीचर्स से फाइट करते हैं और उन क्रीचर्स को हंट करने के लिए तुम्हें अपने ड्रॉपर से उन क्रीचर्स को कलर करना होता है। लेकिन इस लड़के ने कभी ड्रॉपर्स का यूज ही नहीं किया, तो इसका मतलब है ये अपने हाथों से ही क्रीचर्स को हंट करता है। और गेल सोचता है तो इसका मतलब है मैं किसी ऐसे पर्सन से हार गया जिसने कभी ड्रॉपर्स का यूज तक नहीं किया है। फिर इसके बाद गेल डिसाइड करता है वो के को अपने हाथों से क्रश करेगा। शैंक्स भी पीछे से इनकी बातों को सुन रहा था और वो सोचता है ये उतना भी बुरा नहीं है। के ने अपनी बातों से दो जीनियसेस को फुली मोटिवेट कर दिया है। अभी तो ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। फिर वो उन्हें जल्दी से सभी क्रीचर्स को खत्म करने बोलता है, जिसके बाद वो लोग पार्टी करेंगे। इन लोगों ने मिलके वहां के सभी क्रीचर्स को फिनिश कर दिया था, जिसके बाद शैंक्स उन्हें बताता है ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी तक हमने अपना मेन मिशन स्टार्ट भी नहीं किया है, इसलिए अपने गार्ड डाउन मत होने देना। अभी के लिए तुम लोग रेस्ट कर लो, लेकिन 10 मिनट बाद हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। गेल अपने हाथ में इंक जार लेकर बोलता है यार मैं तो थक गया, मुझे नहीं लगा था मेरा इतना कलर ड्रेन हो जाएगा। के उसको देखते हुए सोचता है ये तो पर्सनल इंक है, ये पायनियर्स का एसेंशियल आइटम होता है जिसे एल्केमिकली रिफाइंड किया जाता है और इसको यूज करने से यूजर का कलर और एनर्जी इंस्टेंटली रिस्टोर हो जाता है। सभी यूनिक कलर्स के लिए उनका डिफरेंट इंक होता है जो कि बहुत ज्यादा ही एक्सपेंसिव होता है। के इरिटेट फेस बना के बोला मुझे तो जलन हो रहा है, ये लोग उस इंक को ऐसे पी रहे हैं जैसे कि वो फ्री मिलता हो। खैर मुझे वो इंक चाहिए भी नहीं, ऐसा बोल के वहां से जाने लगता है और एली ने भी उसे नोटिस कर लिया था। के एक क्रीचर के पास चला जाता है जिसको देख के एली पूछती है के तुम वहां क्या कर रहे हो? लेकिन के बिना कुछ बोले वहां के पड़े क्रीचर को अब्सॉर्ब कर लेता है और बाकी दोनों लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। जिसके बाद वो बोलता है अब मुझे लगता है मैं फुली रिकवर हो चुका हूं। तभी एली आके पूछती है क्या तुम ठीक हो? ये क्या था अभी? मैंने देखा तुमने एक क्रीचर को अब्सॉर्ब कर लिया, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ। के बोलता है इट्स टोटली फाइन, मैं ऐसा पहले भी कर चुका हूं। फिर गेल गुस्सा करके बोला ये लड़का तो सच में इंसेन है, ये तो ऐसे बात कर रहा है जैसे ये बिल्कुल नॉर्मल चीज हो। तभी शैंक्स उन सबको बुलाता है और मिशन को आगे कंटिन्यू करने को बोलता है, जिसके थोड़े देर बाद ही वो लोग इस लोकेशन पर पहुंच चुके थे। शैंक्स बताता है यही है वो लोकेशन जहां हमें आना था। के पूछता है ये क्या चीज है, क्या ये कोई ब्लैक बैरियर है? शैंक्स बोलता है यही है वो रीजन जिसके लिए मैंने तुम्हें अपने साथ बुलाया था। वो अपने हाथ में अटैक रेडी करके बोला अब तुम मुझे बिल्कुल ध्यान से देखो और सीखो। जिसके तुरंत बाद वो अपने हाथ से रेड लेजर बीम रिलीज करता है जो कि डायरेक्ट उस ब्लैक बैरियर पर जा लगती है, लेकिन इसके बावजूद भी बैरियर पर कुछ खास डैमेज नहीं आया था। फिर शैंक्स उन्हें बताता है अगर तुम अपने फोर्स से इस पर अटैक करोगे तो ये तुम्हारे अटैक्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, और मुझे लगता है तुमने नोटिस कर लिया होगा कि ये बैरियर बिल्कुल तुम्हारे एबिलिटी जैसा ही है, इसलिए मुझे लगता है तुम अपनी एबिलिटी से उस बैरियर को रिमूव कर सकते हो। इस बैरियर के आगे द रूइंस तक जाने का रास्ता है और उसी रूइंस में हमारे मिशन का ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए हम लोग यहां आए हैं, और उस चीज का नाम है स्टेला फ्रैगमेंट्स। गेल और एली बोलते हैं स्टेला ये क्या होता है? हमने कभी इसके बारे में नहीं सुना। लेकिन के इसके बारे में कुछ नहीं बोलता, मानो जैसे उसे इसके बारे में कुछ सीक्रेट्स मालूम हो। शैंक्स बताता है
वो एक ऐसा चीज है जिसको शाइनिंग सिटी बहुत टाइम से ढूंढ रहा है, जिसके बारे में मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। और गाइस, यहां देखो, मानवा आर्टिस्ट ने गेल को ग्रीन से ब्लू कर दिया है। शैंक्स आगे बोलता है, अभी के लिए हमें उस बैरियर को रिमूव करना होगा, जिसके लिए के आगे चला जाता है। बिना कुछ सोचे वो उस बैरियर को टच करता है, जिसके बाद ही वो बैरियर उसके हाथों में एब्जॉर्ब होने लगता है, जैसा उसने एंट्रेंस एग्जाम में किया था। शैंक्स भी स्माइल करके बोलता है, मुझे लगा ही था कि इस काम के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। बैरियर धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब डिसअपियर हो रहा था। और शैंक्स के को चीयर करते हुए बोलता है, ऐसे ही लगे रहो हीरो, तुम्हारे पावर्स अब बहुत यूजफुल होने वाले हैं। जब के उस बैरियर को एब्जॉर्ब कर रहा था तो उससे बहुत तेज वाइब्रेशन साउंड निकलता है, जिससे इन लोगों को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। एली बोलती है, अगर ऐसे ही साउंड निकलते रहा तो इससे क्रीचर्स अट्रैक्ट हो सकते हैं। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। चारों तरफ से क्रीचर्स के चिल्लाने का साउंड आने लगता है, और उनके सामने बहुत से क्रीचर्स आ चुके थे उस साउंड से अट्रैक्ट होकर। वो लोग अपने सामने देखते हैं, जहां पर मल्टीपल टाइप के क्रीचर्स आ चुके थे, जैसे स्नेक और कुछ बर्ड टाइप के क्रीचर्स। इसके तुरंत बाद ही एली और गेल दोनों अपना वेपन निकाल लेते हैं फाइट के लिए। और शैंक्स बोलता है, हम लोगों को क्रीचर्स को टेक डाउन करना है ताकि के बैरियर पर कॉन्सेंट्रेट कर सके। फिर शैंक्स उनको ऑर्डर देता है, जाओ और जितना जल्दी हो सके इन क्रीचर्स को खत्म कर दो। गेल अपने सोर्ड को हवा में स्विंग करके इजीली उन क्रीचर्स को वाइप आउट कर रहा था, और दूसरी तरफ एली अपने सोर्ड के साथ ही आइस पावर्स का यूज करते हुए अपने पास के सभी क्रीचर्स को खत्म कर देती है। शैंक्स दूर से उन्हें फाइट करते हुए देख के सोचता है, इन्हें देखने से नहीं लगता कि मुझे फाइट में उतरने की जरूरत भी है। और खड़े खड़े अपने पास से कुछ लेजर बीम्स को रिलीज करता है, जिससे उसके पास के सभी क्रीचर्स खत्म हो जाते हैं। शैंक्स तीनों के फाइटिंग स्किल्स को याद करके बोलता है, अभी के लिए ये लोग काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं, और अभी मेरे फाइट करने का टाइम नहीं आया है। इनके होते हुए मैं तो पॉपकॉर्न खा के इनके फाइट को एंजॉय कर सकता हूं। जिसके बाद ही हमें के का पर्सपेक्टिव दिखाते हैं। वो सोचता है, यहां कुछ तो गलत हो रहा है। मुझे इस बैरियर से बिल्कुल मेरे जैसा सिमिलर पावर्स फील हो रहा है। क्या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका कलर भी ब्लैक है? ये बैरियर इतना स्ट्रांग है कि अगर मैं एक सेकंड के लिए भी डिस्ट्रैक्ट हुआ तो ये मेरे कलर्स तक को सक कर लेगा। लेकिन इस स्ट्रेंज पावर स्ट्रगल के बीच में मैं इस बैरियर से ज्यादा स्ट्रांगर हूं, इसलिए मैं इसे पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लूंगा। जिसके थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि के ने उस बैरियर को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लिया था। वो अपने सामने के गड्ढे को देख के बोलता है, तो क्या यही है एंट्रेंस? आखिर ये कितना गहरा है? मुझे तो इसका एंड पॉइंट दिख भी नहीं रहा है। जिसके बाद वो शैंक्स को इन्फॉर्म करता है, चीफ, मैंने बैरियर को रिमूव कर दिया है, अब आगे क्या करना है? फिर शैंक्स उसका तारीफ करते हुए बोलता है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। जिसके बाद शैंक्स बाकी दोनों को बताता है कि बैरियर रिमूव हो चुका है और तुम लोग हमारे पास आ जाओ। लेकिन ये लोग अभी भी फाइट कर रहे थे, तो शैंक्स बोलता है, तुम्हें उन सबको फिनिश करने की जरूरत नहीं है, अब वापस आ जाओ। तभी शैंक्स कुछ स्ट्रेंज देखता है, जिससे उसका फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। फिर वो लाइटिंग स्पीड से उनके पास पहुंच जाता है और उन्हें किसी चीज से बचाने की कोशिश करता है। लेकिन शैंक्स की स्पीड की वजह से ही उनके रास्ते में आने वाले सभी क्रीचर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उनके बॉडी पार्ट्स नीचे पड़े होते हैं। शैंक्स ने उन्हें खींच के पीछे कर दिया था, जिससे वो लोग शॉक्ड रह जाते हैं। गेल हैरान चेहरा बना के बोलता है, अभी क्या हुआ? मैं कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूं। शैंक्स बताता है, चीजें बहुत स्मूथली जा रही थीं, जिससे मुझे पहले ही शक हो गया था, और हमें रिपोर्ट्स भी मिली थीं इस एरिया में कोई स्ट्रांग और डेंजरस एंटिटी है जिसने एक रैंक क्रिएचर को मार दिया था, और मुझे लगता है वो पर्सन अब हमें मिल चुका है जिसने उस क्रिएचर को खत्म किया था। इनके पास वो डेंजरस एंटिटी आ चुका था जो हाफ ह्यूमन और हाफ क्रिएचर जैसा दिख रहा था, और उसके बैक पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वेपन्स थे, और वो इनको देखते हुए एक डेथली ग्लैर देता है। जिसके तुरंत बाद शंक्स बाकी लोगों को ऑर्डर देता है, सब लोग मेरी बात सुनो, जितना जल्दी हो सके यहां से चले जाओ। तुम लाइट के लिए इसे रखो और यहां से रूइंस की तरफ निकलो। तुम्हें नीचे जाकर साथ में काम करना है और स्टेला फ्रैगमेंट्स को ढूंढना है। मैं जानता हूं तुम लोग ये कर सकते हो। लेकिन के को शैंक्स का फिक्र था, इसलिए वो जाने से मना करता है, पर शैंक्स उसकी बात नहीं सुनता और उन्हें धक्का देकर बोलता है, अब बात करने का टाइम नहीं है, जल्दी से यहां से निकलो। के गिरते हुए चिल्लाता है, आपके बिना आखिर हम लोग क्या करेंगे? लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। शैंक्स और वो हाफ क्रीचर एक दूसरे को ही देख रहे थे,
जैसे वो लोग बता रहे हों कि वो लोग फाइट के लिए रेडी हैं। सीन शिफ्ट होता है जहां पे गिरने के बाद के को होश आता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि चारों तरफ डार्कनेस था। फिर वो अपना लाइट जलाकर अपने आसपास देखते हुए बड़बड़ाता है, क्या मैं रूइंस में आ चुका हूं? जब वो अपने सामने देखता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि उसके सामने एक डिस्ट्रॉयड और अबैंडन्ड सिटी था जिसका मलबा चारों तरफ बिखरा हुआ था। के हैरानी से वहां के मलबे को देखते हुए बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ग्राउंड के नीचे ऐसा कोई प्लेस भी हो सकता है। तभी गेल और एली बोलते हैं, यहां बहुत अंधेरा है, वहां देखो, उधर से रोशनी आ रही है। के उनको देख के बोलता है, थैंक गॉड तुम लोग मुझे यहीं मिल गए, क्योंकि मुझे तो लगा था मैं कहीं खो गया हूं। तो एली गेल को ब्लेम करते हुए बोलती है, हाँ हम लोग भी खो जाते अगर मैं इसकी बात सुनती तो। और गेल भी एली को उल्टा ब्लेम करता है। जिसके बाद गेल पूछता है, क्या हम लोग सही जगह आए हैं? क्योंकि ये तो मेरी सोच से ज्यादा ही बड़ा है। मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि हम लोग एंशिएंट सिविलाइजेशन के ट्रेसेस को ढूंढेंगे। वैसे वो स्टेला फ्रेगमेंट्स क्या चीज है? हम उसे कैसे फाइंड करेंगे? हमें तो ये भी नहीं पता कि वो दिखता कैसा है। और कै मन ही मन सोचता है, वैसे ये बोल तो सही रहा है, हम अंधाधुंध खोजते रहे तो हम लोग हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे। फिर वो नीरो को याद करते हुए बोलता है, ऐसे टाइम पे नीरो मेरे पास होता तो हम लोग उस फ्रैगमेंट को इजीली ढूंढ लेते। तभी नीरो उसके शैडो से निकल के उसके पैर पे चिपक जाता है, जिसको देखकर के भी शॉक हो जाता है। वो धीमी आवाज में बोलता है, नीरो तुम यहां क्या कर रहे हो? पर पीछे से एली ने भी के को देख लिया था। तभी एली उसके पास आके बोलती है, क्या ये सच में एक क्रीचर है? के सोचता है, मैं तो फंस गया, अब मैं क्या करूं? एली ने नेरो को देख लिया है, वैसे भी मैं अब कोई एक्सक्यूज नहीं बना सकता। क्या इन्हें सच में नीरो से कुछ प्रॉब्लम होगा? मुझे तो लगता है ये नीरो को दिखाने का सही मौका है। वैसे भी एक पायनियर होने के नाते मुझे नीरो को अब और हाइड नहीं करना चाहिए। बस मुझे प्रूव करना होगा कि नीरो हमारे लिए यूजफुल है। फिर वो एली और गैल को बुलाता है, हे तुम दोनों यहां आ जाओ, मुझे कुछ बताना है। मुझे स्टेला फ्रैगमेंट तक जाने का एक इजी वे मिल चुका है। जिसके बाद के उन्हें कुछ तो बताता है जो कि हमें नहीं बताया जाता। गेल बोलता है, क्या तुम श्योर हो कि ये छोटा सा क्रीचर हमें स्टेला फ्रैगमेंट ढूंढने में हेल्प कर सकता है? तो के बोलता है, उसे नीरो पर पूरा भरोसा है, लेकिन यहां देखो, ये महिला नीरो को हरास कर रही है। गेल आगे बोलता है, ये सब नॉनसेंस है, अगर ऐसा क्रीचर एग्जिस्ट करता तो मुझे पहले ही पता होगा। लेकिन दूसरी तरफ एली तो नीरो को होल्ड करके फुल सेंसेशन के मजे ले रही थी। के गेल पर गुस्सा करते हुए बोलता है, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि नीरो हमारे लिए कितना यूजफुल है। फिर वो नीरो को कमांड देता है, नीरो चलो इस इडियट को दिखा दो तुम कितने ज्यादा अमेजिंग हो। जिसके बाद नीरो एली के हाथों से जंप करके फिर से बी ब्लेड के जैसे ही गोल गोल घूमने लगता है और फिर से पहले के जैसे ही वो टेम्पररी ट्यूबलाइट बन जाता है। और गैल ये देख के पूरी तरह से हैरान रह जाता है, लेकिन एली अपसेट थी क्योंकि उसको अब नीरो से ऑर्गेजम लेने को नहीं मिलेगा। जिसके बाद नीरो उन तीनों को रास्ता दिखाते हुए आगे जा रहा था। गेल अभी भी जेलस था और वो बोलता है, मैं मान ही नहीं सकता, एक ऐसा क्रीचर जो ह्यूमन कमांड्स को फॉलो करता हो, ये तो इम्पॉसिबल है। कि नीरो से पूछता है, नीरो क्या तुम सच में स्टेला फ्रैगमेंट्स को सेंस कर सकते हो? क्योंकि मैं तुम्हारे भरोसे ही इन्हें साथ लाया हूं। तभी बात करते करते नीरो को कुछ सेंस होता है, जिसके बाद वो फुल स्पीड में उसी डायरेक्शन में जाने लगता है। और पीछे से कह पूछता है, नीरो क्या तुम्हें कुछ मिला है? थोड़े देर बाद हम देखते हैं नीरो उन्हें किसी एंट्रेंस गेट के पास ला चुका था जहां से इन्हें अंदर जाना है। के बोलता है, हम लोग ऑलरेडी बहुत आगे आ चुके हैं, क्या अब हमें और आगे जाना होगा? तो गेल उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम इतना हेजिटेट क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें डर लग रहा है? अगर ऐसा है तो तुम मेरे पीछे छिप सकते हो। जिसके बाद वो लोग उस एंट्रेंस के अंदर आ चुके थे जहां पे बहुत बड़ी बड़ी दीवारें थी और उनपे कुछ नंबर्स लिखे हुए थे। एली बोलती है, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था ये एरिया तो उससे ज्यादा ही बड़ा है। तभी नीरो अपना डायरेक्शन चेंज करके किसी गेट के पास जाके रुक जाता है। के बोलता है, शायद नीरो को कुछ मिला है, वो हमें इस गेट के अंदर जाने के लिए बोल रहा है। लेकिन तभी वहां पे कोई चीज आता है जो अपने नीचे के ग्राउंड को डिस्ट्रॉय कर रहा था। उसके चलने से सब कुछ शेक कर रहा था। उसे देखने के बाद इनके आंख खुले ही रह जाते हैं। फिर गेल बोलता है, तो क्या तुमने नीरो को इस चीज को ढूंढने बोला था? जिसके बाद हमें उस चीज को दिखाते हैं जो कि एक जायंट रोबोट था और वो इन्हें ही देख रहा था। गेल बोलता है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई क्रीचर है, ये तो किसी मशीन जैसा दिख रहा है।
तभी वो रोबोट अपनी आंखों से स्कैनिंग बीम रिलीज करके एली को स्कैन करने लगता है, जिसके बाद वो एली का हेक्स कोड बताता है, जो कि ये है। लेकिन एली को समझ नहीं आता ये क्या था। फिर वो गेल को स्कैन करने लगता है और उसका कोड बताता है, जिसके बाद वो के को स्कैन करता है। तो के बोलता है, हेक्स कोड स्कैन, ये क्या है? कहीं ये हमारे कलर्स को तो स्कैन नहीं कर रहा। लेकिन वो रोबोट के को बाकियों से ज्यादा देर तक स्कैन करता है, फिर भी कोई कोड नहीं बताता। और फिर ऐसे ही थोड़े देर तक स्कैन करने के बाद वो के का कोड बताता है, जो कि सिर्फ 0 है। फिर वो रोबोट बोलता है, कलर ऑफ द ब्लैक विच डिटेक्टेड। ये एक क्लासिफाइड थ्रेट है, इसे जल्दी से रिमूव करना होगा। फिर वो सडनली अपने हाथ को स्विंग करके कै को हिट करने जाता है, लेकिन कै समझ नहीं पाता कि आगे क्या होने वाला है। वो अटैक डायरेक्ट उसको हिट होता है और बाकी लोग ये देख के शॉक हो जाते हैं। उस अटैक के लगने से कै दूर जाके गिरता है। फिर कै बोलता है, ये चीज तो बहुत डेंजरस है, मुझे नहीं लगा था वो सडनली अटैक कर देगा। वैसे भी इसने फर्स्ट अटैक किया है, अब इसके आगे जो भी होगा वो मैं नहीं जानता। और पीछे से एली और गेल भी इस रोबोट पे अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। रोबोट फिर से पंच करने आता है और इस बार के भी अपना बदला लेने के लिए रेडी हो जाता है। दोनों अपना पंच रिलीज करते हैं, जिसके इम्पैक्ट से वहां बहुत ज्यादा प्रेशर रिलीज होता है और देखने से लग रहा था जैसे दोनों का अटैक सेम लेवल का था। लेकिन उस अटैक से के को बहुत दर्द होता है। आफ्टर ऑल वो एक इंसान होके किसी रोबोट के पंच को इजीली ब्लॉक नहीं कर सकता है। लेकिन के को सोचने का मौका भी नहीं मिलता और वो रोबोट फिर से उसको पंच करने के आगे बढ़ता है। लेकिन इससे पहले कि वो हिट करता, वहां एली आके उसके ऊपर अपने आइस अटैक से हिट कर देती है। और जब वो रोबोट एली की तरफ मुड़ता है, तभी पीछे से गेल भी उस पर हमला कर देता है। एली सोचती है, मैंने अपने कलर पावर से इस पे अटैक किया था, फिर भी उसके ऊपर एक स्क्रैच तक नहीं लगा। ये शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि ये कोई क्रीचर नहीं है और इसीलिए मेरा कलर पावर इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है। लेकिन उसके चेस्ट में क्या चीज है? क्या वह उसका कोर हो सकता है? अगर हम उसके कोर पर अटैक करें तो शायद हम जीत सकते हैं। अभी तीनों लोग मिलकर अटैक कर रहे थे, फिर भी उस रोबोट को जरा सा भी डैमेज नहीं लग रहा था। के भी अपना बेस्ट दे रहा था, वह उस पर नॉन स्टॉप पंचेस रिलीज करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी वह रोबोट फिर से अपना हाथ घुमा के को मारने जाता है, पर इस बार के ने नोटिस कर लिया था, जिससे वह मुश्किल से इस अटैक को डॉज कर पाता है। के सोचता है, आखिर ये चीज कितना टफ है, मेरे किसी भी अटैक्स का इस पे कोई असर नहीं हो रहा है। क्या मुझे खुद को पिछली बार की तरह ही ब्लैक कोटिंग करके उस पे अटैक करना चाहिए? हो सकता है ये काम कर जाए, लेकिन अगर मैं अब अपनी फुल बॉडी को कोट करूंगा तो मेरा कलर जाल्ड ही ड्रेन हो जाएगा। इसलिए पहले मैं अपने हाथ को ही कोट करूंगा। वापस से वो रोबोट अटैक करने आता है, लेकिन इस बार के अपने हाथ पे आर्मामेंट हाकी कोट करके रेडी था। फुल डिटर्मिनेशन और एक होप के साथ वो अपना पावर अपने हाथ में कॉन्सेंट्रेट करके रोबोट पर हमला करने जाता है। और इनके अटैक्स जब आपस में टकराते हैं तो इस बार एक जोर का धमाका होता है। हम देखते हैं कि ने अपना पंच उसके चेस्ट के पास मारा होता है, जिससे वो टूट के बिखर जाता है और इसके तुरंत बाद ही उसके आंखों में जो लाइट था वो भी ऑफ हो जाता है। इसके बाद ये रोबोट सिर्फ एक मेटल ट्रैश के अलावा कुछ नहीं है। कि राहत की सांस लेते हुए बोला, फाइनली जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। मेरा आर्मामेंट हाकी के आगे वो नहीं टिक पाया। तभी उसका ध्यान जाता है उस रोबोट के कोर पे, जो कि बिल्कुल परफेक्ट हालत में था। फिर के उस कोर को लेके बोलता है, ये तो बाकी कोर्स से काफी अलग दिखता है, मुझे लगता है ये मारी के बहुत काम आ सकता है, इसलिए मुझे इसे अपने साथ ले जाना चाहिए। एली आते हुए पूछती है, आखिर ये कैसा पावर था? के मुझे तो लगा था तुम सिर्फ कलर्स को अब्जॉर्ब ही कर सकते हो। तुम मुझे इसके बारे में बाद में एक्सप्लेन कर देना, ताकि जब हम दोनों फाइट करें तो मेरे पास इसका काउंटर हो। और गेले इरिटेट होकर बोलता है, अगर तुम्हारे पास पहले से ही ये पावर था तो तुमने पहले यूज क्यों नहीं किया? तुमने मेरा कलर वेस्ट कर दिया। के भी गेल पे गुस्सा करते हुए बोलता है, तुम्हें अपना कलर यूज करने मैंने थोड़ी बोला था, और वैसे भी मैं उस मूव को बहुत कम यूज करता हूं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ही कलर्स ड्रेन होता है। तभी के पीछे का एंट्रेंस गेट खुलने लगा था, जिसके साउंड से सभी का ध्यान उस तरफ चला जाता है और ये लोग अब लड़ाई बंद कर देते हैं। के बोलता है, अभी क्या हुआ? क्या ये दरवाजा खुद से ही खुल गया? सब लोग उस दरवाजे के पास आ चुके थे और नीरो भी वहां आ जाता है। नीरो उस दरवाजे के तरफ इशारा करके कुछ बताने की कोशिश करता है। के बोलता है, नीरो क्या तुम कहना चाहते हो कि हमें इस दरवाजे के अंदर जाना होगा? क्या इस दरवाजे के आगे कुछ है जो तुम हमें दिखाना चाहते हो? कि उस दरवाजे के तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है, मुझे तो आगे कुछ दिख नहीं रहा। क्या तुम श्योर हो कि ये चीज सेफ है? क्या ये चीज उसी बैरियर के जैसा है?
जिसको मैंने ऊपर में अब्जॉर्ब किया था। लेकिन के उस चीज को टच करते ही वहां से बहुत ज्यादा डार्क ऑरा रिलीज होने लगता है, जिससे सब लोग हैरान रह जाते हैं। पर इनके रिएक्ट करने से पहले ही वो डार्क ऑरा इन सभी लोगों को पकड़ के अपने अंदर खींचने लगता है और ये लोग चाह के भी खुद को छुड़ा नहीं पाते हैं और धीरे धीरे करके उस एंट्रेंस के अंदर चले जाते हैं। और फिर ये लोग भी उसी जगह पे आ चुके थे जो हमने चैप्टर 1 में देखा था, जबकि उस मिक्स्ड इंक में गिरा था। गैल और एली बोलते हैं, आखिर ये कैसा मेस्ड अप सिचुएशन है, यहां बहुत ज्यादा अंधेरा है, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तभी गेल अपना हाथ देख के घबराते हुए बोलता है, मेरा कलर, ये क्या हो गया, मेरा कलर डिसअपियर हो गया है। साथ ही हम देखते हैं एली का भी कलर जा चुका था और वो भी गेल जितना ही हैरान थी। लेकिन अगर तुम यहां ध्यान से देखो तो के का कलर अभी भी उसके पास है, ये देखो इसके ब्लैक हेयर। चैप्टर 9 के स्टार्टिंग में हमें शाइनिंग सिटी का सीन दिखाते हैं जो हमेशा की तरह ही जगमगा रहा था। जिसके बाद ईस्टर्न एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग को दिखाते हैं जहां पे सभी पायनियर्स को कमांड किया जाता है। एक आदमी गुस्से में बोलता है, आखिर ये क्या बकवास है, भला कोई इतना रेकलेस कैसे हो सकता है। वो अपने सामने वाले स्टाफ से पूछता है, क्या तुमने उसका लोकेशन पता किया है, आखिर कहां है वो। तो स्टाफ बोलता है, सर मैंने सुना है वो रेड के साथ एक्सपीडिशन मिशन पे गया है और रेड ने आपसे कहने को बोला था कि जहां जरूरत नहीं है वहां अपनी नाक घुसाना बंद कर दो। फिर डायरेक्टर बोलता है, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई किसी स्ट्रेंज ब्लैक कलर पर्सन को अपने साथ एक्सपीडिशन पे ले जाने की, वो भी बिना किसी के परमिशन के। आखिर शैंक्स सोच क्या रहा है, भले ही वो एक हीरो हो लेकिन अब वो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहा है। जब वो काला हाथ सिटी के बीचों बीच अपीयर हुआ था तब हमने अपना बेस्ट दिया था ताकि लोग पैनिक न करें, लेकिन फिर भी काउंसिल वाले कहने लगे ब्लैक टाइड अब फिर से स्टार्ट हो चुका है। डायरेक्टर आगे बोलता है, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो लोग उसे ही रिस्पॉन्सिबल समझेंगे। वो अपने सामने चाय पी रही लेडी से बोलता है, कमीलिया तुम ही मुझे कुछ आइडियाज दे दो जिसको मैं एक्सक्यूज बना सकूं। तो कैमेलिया स्माइल करते हुए बोलती है, डायरेक्टर लगता है आज आपका मूड सही नहीं है, आप भी चाय पीजिए और अपना मूड ठीक करिए, वरना अगर आप ऐसे ही गुस्सा करते रहे तो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएंगे। वैसे ये लड़की डॉन पायनियर कॉर्प्स की कैप्टन है जिसका नाम है कैमेलिया। कैमेलिया आगे बोलती है, मैं आपकी परेशानी समझती हूं लेकिन आपको इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि शैंक्स ने ये स्टेप सोच समझ के ही लिया होगा। वैसे भी वो ब्लैक लड़का जिसके साथ गया है वो हमारे टीम का सबसे रिलायबल पर्सन है और वो उस लड़के के साथ जाने के लिए बिल्कुल सही आदमी है। वैसे भी अभी हमें उन पे डाउट नहीं करना चाहिए बल्कि हमें शैंक्स पे ट्रस्ट करना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो चाय का फर्स्ट सिप लेती है तो उसका मूड खराब हो जाता है क्योंकि चाय कड़वा था। फिर वो डायरेक्टर बोलता है, मैं जानता हूं कि शैंक्स के वहां होने से कुछ बुरा नहीं होगा लेकिन फिर भी उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन कैमेलिया उसकी बात को इग्नोर करके अपने चाय के बारे में बोल रही थी, जिससे डायरेक्टर गुस्से में चिल्लाता है, क्या तुम मेरी बात सुन भी रही हो, मैं कुछ बोल रहा हूं। तो कैमेलिया बोलती है, हाँ मैं सुन रही हूं, मैं बहरी नहीं हूं। वैसे भी मैं जानती हूं कि आप उस काली चुड़ैल के वजह से ही उस ब्लैक लड़के से घबराए हुए हो क्योंकि ब्लैक कलर डेंजर, फियर और डेथ को सिंबलाइज करता है। स्पेशली जब उस चुड़ैल ने फर्स्ट ब्लैक वेव लाया था तब उस टाइम पे ह्यूमैनिटी लगभग खत्म हो चुकी थी और सभी जगहों पे क्रीचर्स ने कब्जा कर लिया था और अंधेरे कोहरे ने सब कुछ ब्लैक लैंड्स में बदल दिया था। वैसे भी हम सब जानते हैं ब्लैक वेव फिर से आने वाला है और हमारा सिटी पहले से स्ट्रॉन्गर हो चुका है और अब हमें बस उसके आने का इंतजार करना है। वैसे भी हम लोग सरवाइव करने के लिए ही डेस्परेटली एक्सप्लोर करके अपने लैंड्स को रिक्लेम कर रहे हैं। हमें उस ब्लैक कलर को इग्नोर नहीं करना चाहिए, हो सकता है वो अगली ब्लैक वेव में हमारे काम आ जाए। इसलिए आपको ही काउंसिल को ये बात समझाना होगा। लेकिन डायरेक्टर इसके लिए हेजिटेट कर रहा था और बोला, ये सिर्फ कहना ही आसान है लेकिन करना मुश्किल, पर मैं अपना बेस्ट दूंगा ताकि काउंसिल के सभी लोग तुम्हारी इस बात को समझ जाएं। फिर वो के कटआउट को देखते हुए बोलता है, हो सकता है शाइनिंग सिटी का फ्यूचर इस लड़के पे डिपेंड करता है। जिसके बाद फिर के और उसके दोस्तों पे सीन शिफ्ट होता है जहां वो लोग अपने आसपास देखते हुए बोलते हैं, आखिर यहां क्या हो रहा है, हम लोग इस जगह पर कैसे आ गए। फिर वो के की तरफ इशारा करके बोला, हम दोनों के कलर्स डिसअपियर हो चुके हैं और हम लोग सफेद हो गए हैं, लेकिन तुम्हारा रंग अभी भी तुम्हारे पास क्यों है। के बोलता है, भला इसका जवाब मुझे कैसे पता होगा, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मेरा कलर ब्लैक है। जिसके बाद के अपने सामने देखता है जहां एली और गेल दोनों को ही बहुत कमजोरी फील हो रही थी, मानो जैसे उनके कलर के साथ उनकी एनर्जी भी गायब हो गई हो। के सोचता है, मुझे कोई कमजोरी फील नहीं हो रही, क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं बचपन से कलरलेस था।
शायद इसलिए मुझे खालीपन की आदत है। के आगे बोलता है, वो जब से यहां आया तब से उसे अजीब सा सेंसेशन फील हो रहा है और जब वो ध्यान से देखता है तो उसे गेल के बॉडी के अंदर में ग्रीन एनर्जी बॉल फील होता है। लेकिन इससे पहले कि के आगे कुछ बोलता, वहां चारों तरफ से डरावनी आवाजें गूंजने लगीं, जिससे इन सबका ध्यान भटक जाता है। सब लोग डरते हुए इधर उधर देख रहे थे और गेल अपना सोर्ड निकालते हुए चिल्लाता है, आखिर तुम हो कौन? सामने आओ। पर के मन ही मन सोचता है, ये आवाज, मुझे लगता है मैं इसे पहले भी कहीं सुन चुका है और मुझे लगता है कि अब कुछ बुरा होने वाला है। तभी उनके पास में एक लड़की की परछाई निकलती है, जिसको अभी तक किसी ने नोटिस नहीं किया था। पर इसके अगले ही पल के और बाकी दोनों लोग ने उसके प्रेजेंस को फील कर लिया था और उनके चेहरे पे डर साफ झलक रहा था, क्योंकि उनके सामने जो लड़की थी वो बिल्कुल ही किसी क्रीचर जैसी थी, मानो वो कोई ह्यूमन क्रीचर ही हो। के बोलता है, मुझे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि ये लड़की हमारे पास कब आई। तभी वो लड़की के की तरफ इशारा करती है, मानो जैसे वो के बारे में कुछ बताना चाहती हो। जिसके अगले ही पल के खुद को किसी और दुनिया में पाता है, जहां पे एक ब्लैक होल अपने आसपास के सभी चीजों को अपने अंदर समा रहा था। साथ ही वो ब्लैक होल पूरे शहर को अपने अंदर खींच रहा था। जिसके बाद हमें उसी चुड़ैल को दिखाते हैं जिसके बारे में अब तक मैंने सुना है। वो चुड़ैल सभी क्रीचर्स को आगे बढ़ने का कमांड देती है। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्रीचर्स थे जो उसके ऑर्डर्स को फॉलो करके आगे बढ़ रहे थे और उस चुड़ैल ने ऊपर सूरज को ढक रखा था। जिसके बाद उस चुड़ैल को दिखाते हैं जो के को ही घूर के देख रही थी और के अपने सामने खड़ी उस चुड़ैल को ही देखे जा रहा था। फिर वो सोचता है, क्या ये कोई मेमोरी है या फिर हकीकत? लेकिन उसके आंखों को देखने से लग रहा था जैसे वो किसी के कंट्रोल में हो और वो खुद से ही पूछता है, आखिर मैं हूं कौन? तभी उसे एक कलरफुल पर्सन की झलक दिखाई देती है जो उससे बोलता है, क्या तुम्हें किसी नाम की जरूरत है? तो फिर मैं तुम्हारा नाम रखता हूं, के। अब जाओ अपना खुद का रंग और रोशनी ढूंढो। जिसके बाद के को होश आ जाता है और वो उस मेमोरी से बाहर आ चुका था, लेकिन वो अभी भी डर से कांप रहा था। फिर वो सोचता है, आखिर वो क्रीपी सीन था क्या? मैं तो बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन आखिरी में मुझे लगता है मैंने उसे देखा था। क्या वो लूमियल था? तभी उसे अपने पीछे से हल्ला सुनाई देता है, जहां गेल चिल्ला रहा था, तुम पक्का कोई मजाक कर रहे हो ना? अब सामने आ जाओ, तुम बास्टर्ड्स, मेरे सामने आओ। के देखता है गेल अंधेरे में अपने सोर्ड से इधर उधर हमला कर रहा था और एली नीचे बैठ के रो रही थी। गेल और एली दोनों के ही आंखों से काला खून निकल रहा था और गेल अभी भी अंधाधुंध हमला कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ एली अपने बहन से बार बार माफी मांग रही थी। के सोचता है, लगता है ये लोग होश में नहीं हैं और वो क्रीचर लड़की भी यहां नहीं है, हमें जल्दी से यहां से निकलना होगा। तभी नीरो भागते हुए के पास आ जाता है। के नीरो को सेफ देख के खुश हो जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम इस जगह पे ठीक हो? लेकिन नीरो बहुत छटपटा रहा था और अपने हाथों से दूसरी तरफ इशारा कर रहा था, मानो जैसे वो कुछ बताना चाहता हो। के पूछता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं उधर जाऊं और उसके लिए मुझे तुम्हारी पूंछ का पीछा करना होगा? लेकिन वो गेल और एली को ऐसी हालत में छोड़ के नहीं जा सकता था, वरना ये लोग और भी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाएंगे। इसलिए वो नीरो से मदद मांगता है और उसे अपनी एबिलिटी का यूज करने बोलता है। जिसके बाद नीरो अपनी चमक को और बढ़ाता है और उन दोनों लोगों को अपने लाइटनिंग स्फीयर में समा लेता है, जिसके वजह से गेल और एली पर जो काली शक्ति हावी थी वो गायब हो जाती है और अब वो दोनों शांत हो चुके थे। जिसके बाद के ने नीरो को उन दोनों के साथ वहीं रुकने बोला और खुद ही नीरो के बताए गए रास्ते पे जाने लगा। जिसके बाद वो बहुत देर तक उसी रास्ते पर आगे चलता जा रहा था, पर उसे वहां कुछ खास नहीं मिला। वो इधर उधर देखते हुए किसी चीज को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार उसको वही आवाज सुनाई दे रही थी, जिससे वो इरिटेट होके बोला, आखिर ये आवाज चुप क्यों नहीं होता? मेरे कान दुखने लगे हैं। तभी वो अपने सामने देखता है जहां से रोशनी निकल रही थी और नीरो उसे यही लाना चाहता था। के बिना देरी किए उस तरफ भागता है जहां से रोशनी निकल रही थी, पर वो अपने सामने कुछ देख के रुक जाता है। उसके सामने एक छोटा सा स्फीयर था जिससे बहुत ज्यादा रोशनी निकल रही थी और शैंक्स ने उन्हें शायद इसी चीज को ढूंढने बोला था। ये छोटा सा स्फीयर ही है, स्टेला फ्रैगमेंट। के बोलता है, देखने से ये चीज बिल्कुल स्टेला फ्रैगमेंट ही लग रहा है, लेकिन इसका शेप पिछले वाले से अलग है। लगता है कि इन फ्रैगमेंट्स का अलग अलग फॉर्म होता है। फिर वो आगे बढ़ते हुए बोलता है, खैर छोड़ो, मुझे जल्दी से इसे लेके यहां से बाहर जाना होगा।
मुझे इस डरावनी जगह पे और ज्यादा नहीं रुकना है। पर जैसे ही उसने अपना हाथ फ्रैगमेंट की ओर बढ़ाया तो उस फ्रैगमेंट के अंदर के कलर्स घूमने लगे थे और उससे सभी तरह के कलर्स निकल रहे थे। पर जैसे ही केई उसे टच करता है तो उस फ्रैगमेंट के अंदर के सभी रंगों को के अपनी बॉडी में फील कर पा रहा था और उसका पूरा शरीर रुक चुका था। के उसे देख के सोचता है, आखिर ये क्या था? क्या मेरी एबिलिटीज ने खुद से ही इसे अब्सॉर्ब करना चालू कर दिया था? खैर, ये सिर्फ थोड़े देर के लिए ही था और ये फ्रैगमेंट अभी भी पहले जैसा ही है। पर इसके अगले पल ही वहां का अंधेरा गायब हो जाता है और वहां अब कुछ भी डरावना नहीं था। इस अंधेरी छाया के हटने से के दूर से ही अपने दोस्तों और नीरो को देख पा रहा था, जिसके बाद के उस फ्रैगमेंट को लेकर अपने दोस्तों के पास आ चुका था और उसके दोस्त भी अब उस भ्रम से बाहर आ चुके थे। के उन्हें स्टेला फ्रैगमेंट दिखाते हुए बोलता है, ये देखो, मैंने क्या ढूंढा है, यही है वो स्टेला फ्रैगमेंट जिसके लिए शंक्स ने हमें यहां भेजा था। गेल बोलता है, अच्छा, तो क्या इस छोटी सी चीज के लिए शैंक्स ने हमें इस खतरनाक जगह पे भेजा था? और एली फ्रैगमेंट से निकलने वाले कलर्स को देख के इम्प्रेस्ड थी। तभी नीरो पास आके उस फ्रैगमेंट को घूरने लगता है, मानो जैसे वो कोई खाने की चीज हो, और इसके अगले ही पल वो अपना मुंह खोलता है और इस फ्रैगमेंट को खा जाता है, जो देखने के बाद के साथ बाकी दोनों लोग भी हैरान हो जाते हैं। फिर तीनों एक साथ चिल्लाते हैं, नीरो, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? ये कोई खाने की चीज नहीं है। जिसके बाद एली और के नीरो को समझाते हैं कि वो खाने की चीज नहीं है। तभी गेल नीरो को पकड़ के जोर जोर से हिलाते हुए बोलता है, जल्दी करो, उस फ्रैगमेंट को बाहर निकालो, जल्दी निकालो। पर के गेल को नीरो को छोड़ने के लिए बोलता है। फिर गेल बोलता है, हमने इस चीज के लिए इतना कुछ सहा है, फिर इस कीड़े जैसे क्रीचर की हिम्मत कैसे हुई इसे खाने की? लेकिन तभी हम देखते हैं उनके ऊपर के छत पे क्रैक्स आ चुके थे और वो टूटने लगा था, जिसके बाद सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से दौड़ के भागने लगते हैं। के बोलता है, आखिर ये सडनली कोलैप्स क्यों हो रहा है? जल्दी करो, यहां से बाहर निकलो। सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहां कुछ पायनियर्स का ग्रुप इस ए क्लास क्रीचर के पास के रिसोर्सेज कलेक्ट कर रहे थे और अरांसिया अपने पास के कटे हुए जमीन को देख के बोलती है, मैं बहुत हैरान थी जब मुझे पता चला कि हमारा दुश्मन एक हाई रिस्क एंटिटी है। आखिर इस जमीन का ये हाल कैसे हुआ होगा? क्या उसने अपने सोर्ड से इसे काट दिया है? तभी उसके पीछे से एक लड़का पूछता है, क्या ये मार्क उसी का काम हो सकता है? तो अरांसिया बताती है, हाँ, ये वही लड़ाई के भूखे लूनेटिक का काम है। ये वही ह्यूमनॉइड क्रीचर है जिसे लोग सोर्ड डीमन के नाम से भी जानते हैं, जो अपने इंसानों के साथ ही क्रीचर्स तक को खत्म कर देता है। वैसे भी बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे थे कि फ्रंटियर लैंड्स पे कुछ ज्यादा ही क्रीचर्स आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि उनके पीछे सोर्ड डीमन का हाथ हो सकता है। खैर छोड़ो, अब इन्वेस्टिगेशन को यही खत्म करो और वापस जाने के लिए तैयारी करो। फिर ब्लू हेयर पर्सन बोलता है, लेकिन हम लोग ऑलमोस्ट अपनी डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं। तो अरांसिया बोलती है, नहीं, हमें जो करना था वो हमने कर लिया है। वैसे भी हम लोग इंक और स्टेला फ्रैगमेंट के लिए ही यहाँ आए थे, इसलिए बिना मतलब के रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। और ट्रेनीज को ब्लैक लैंड्स के बारे में बताना हमारा मेन गोल था, जो शैंक्स कर लेगा, इसलिए हमें चलना चाहिए। लेकिन तभी उसके पीछे में एक जोर का धमाका होता है, जहां लाल आग जैसी चिंगारियां निकल रही थी। एरंचा सोचती है, ये पावर्स तो टीम लीडर शैंक्स के कलर जैसा लग रहा है, क्या ये वही है? और अगर टीम लीडर किसी से पर्सनली फाइट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो सोर्ड डीमन से फाइट कर रहे होंगे। जब शैंक्स और शावर डीमन फाइट कर रहे थे तभी सोर्ड डीमन का स्लैश मिस हो जाता है, जो कि इनके तरफ ही आगे बढ़ रहा था। फिर अरांसिया जल्दी से अपने लोगों को वहां से हटने के लिए बोलती है, लेकिन एक साथ इतने सारे लोग उस अटैक को डॉज नहीं कर पाएंगे, इसलिए अरांसिया खुद ही अपने वेपन से उस स्लैश को रोकने का डिसाइड करती है। वो अपने हथौड़े को घुमा के उस पावरफुल स्लैश पे हमला करती है, जिससे वो अटैक वही डिस्ट्रॉय हो जाता है और इन लोगों की जान बच जाती है। फिर अरांसिया जल्दी से सभी को यहां से जाने के लिए बोलती है, क्योंकि अब यहां रिस्क बढ़ चुका है। हमारे सामने अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर है, जिससे टीम लीडर रेड खुद फाइट कर रहे हैं, इसलिए मैं भी उनके हेल्प के लिए जा रही हूं। और ब्लू हेयर पर्सन बोलता है, वो सभी लोगों को कमांड करके आउटपोस्ट तक ले जाएगा, लेकिन वो अरांसिया को अपना ख्याल रखने भी बोलता है। इसके अगले ही पल अरांसिया लाइटनिंग स्पीड से बैटलफील्ड की तरफ चली जाती है और उसके सबॉर्डिनेट्स उसे देखते रह जाते हैं। फिर हमें शैंक्स और सोर्ड डीमन को दिखाते हैं, जो एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। उनके फाइट से नीचे की जमीन चकनाचूर हो जाती है और उन दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। दोनों लोग बहुत से अटैक्स एक्सचेंज करते हैं, लेकिन तभी सोर्ड डीमन अपना वेपन चेंज करता है और अपने पीछे से एक स्पीयर निकाल के अपने टारगेट को लॉक करता है
और बिना देरी किए वो उस स्पीयर को शैंक्स की ओर फेंक देता है। पर शैंक्स कोई नॉर्मल पायनियर नहीं है जो ऐसे सिंपल अटैक से घायल हो जाए। वो अपने सोर्ड से उसके स्पीयर को रोक देता है और अपने सोर्ड को घुमा के उसके स्पीयर को दूर उड़ा देता है। लेकिन सोर्ड डीमन ऐसे ही किसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो अपना सोर्ड लेके शैंक्स के बहुत ज्यादा पास आ चुका था, पर शैंक्स ने उसके इस सरप्राइज अटैक को भी इजीली ब्लॉक कर दिया था, जिसके अगले पल ही वो अपने सामने कुछ देख के हैरान रह जाता है, क्योंकि शैंक्स के पास में एक बड़ा सा धमाका होता है। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई आग का भयानक भवंडर आ गया हो, जिससे बचने के लिए सोर्ड डीमन जंप करके पीछे हो जाता है और उसे लग रहा था वो अभी के लिए सेफ है। लेकिन तभी उसके पीछे से आरांसिया फुल स्पीड में उस पे हमला करने के लिए आगे बढ़ रही थी और वो उसके पास आके चिल्लाती है, अगर हिम्मत है तो अब इससे बच के दिखाओ। लेकिन सोर्ड डीमन को रिएक्ट करने तक का टाइम नहीं मिलता है और आरांसिया ने एक डायरेक्ट हिट मारा था, जिससे सोर्ड डीमन दूर जाके दीवार में टकराता है और इस सरप्राइज अटैक से वो बैडली इंजर्ड हो जाता है। इसके अगले ही पल वो जिस दीवार से टकराया था वो टूट के उसके ऊपर ही गिर जाता है और ऐसा लग रहा था कि वो मर चुका है। फिर शैंक्स बोलता है, तुमने आने में बहुत देर कर दी है, अगर तुम और ज्यादा देरी करती तो मैं तो मर ही जाता। फिर आरांसिया बोलती है, अब ये नॉनसेंस बोलना बंद करो, मैंने उसे एक सॉलिड हिट किया था। देखने से लगता नहीं कि ये उसके लिए काफी था, क्योंकि सोर्ड डीमन बिल्कुल सही सलामत था और पहले से ज्यादा भी गुस्सा हो चुका था और इन्हें एक डेथली ग्लैर देता है, मानो जैसे कह रहा हो अब तुम दोनों की खैर नहीं है। शैंक्स बोलता है, हमें उससे फाइट करने के लिए तुम्हारे कलर्स का यूज करना होगा, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए तुम पीछे मत हटना। और आरांसिया बोलती है, ये अच्छा हुआ कि रियल फाइट स्टार्ट होने से पहले ही मैं यहां आ गई, क्योंकि कोई भी कलरिस्ट नहीं चाहता कि तुम अपनी पूरी ताकत से फाइट करो, क्योंकि शैंक्स का पावर उसके सबॉर्डिनेट्स के लिए भी डेंजरस है। जिसके बाद आरांसिया शैंक्स के कमांड्स को मानते हुए अपने कलर पावर्स को एक्टिवेट कर देती है और वो अपने वेपन को जमीन पर मारते हुए बोलती है, चलो अब चुड़ैल के एक हाथ को खत्म करने का टाइम हो चुका है। इन दोनों को साथ आने से सोर्ड डीमन थोड़ा घबराने लगा था, क्योंकि अब उसे अकेले ही दो लोगों से फाइट करना होगा। लेकिन तभी पीछे से के की आवाज आती है, फाइनली हम लोग बस पहुंच ही गए। और इस आवाज को सुनते ही शैंक्स का चेहरा तनाव से भर जाता है। लेकिन दूसरी तरफ सोर्ड डीमन इस मौके का फायदा उठाने का सोच रहा था। के पीछे से बड़बड़ाता है, हे तुम मुझे धक्का मत दो। तो गेल बोलता है, फिर बकबक करना बंद करो और जल्दी से ऊपर जाओ। के आगे बोलता है, हाँ फाइनली हम लोग ऊपर आ चुके हैं और ऐसा पहली बार है जब मैं ब्लैकलैंड में आने के बाद इतना ज्यादा खुश हुआ हूं, क्योंकि ये जगह उस नीचे के खंडहर से तो बेहतर ही है। के अभी आगे बोल ही रहा था, तभी वो अपने सामने के नजारे को देख के हैरान हो जाता है। उसके सामने में सोर्ड डीमन उसे ही देखे जा रहा था, मानो जैसे वो इसी मौके का इंतजार कर रहा हो। शैंक्स और आरांसिया ने आने वाले खतरे को पहले ही सेंस कर लिया था और वो दोनों फुल स्पीड में न्यू ट्रेनीज को बचाने के लिए दौड़ते हैं। शैंक्स चिल्ला के उन लोगों को यहां से दूर जाने के लिए बोलता है, लेकिन इसके साथ ही सोर्ड डीमन भी उन लोगों के तरफ आगे बढ़ चुका था। उसका मकसद साफ था, या तो वो इन बच्चों को मार देगा या फिर इन्हें हॉस्टेज बना के यहां से भागने की कोशिश करेगा। सोर्ड डीमन को आता देख गेल और एली दोनों ही अपने वेपन्स को निकाल के रेडी हो जाते हैं और जैसे ही सोर्ड डीमन इनके पास आता है तो दोनों लोग एक साथ मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। पर सोर्ड डीमन इनके अटैक्स के लगने से पहले ही अपने वेपन से इन दोनों के सोर्ड्स को तोड़ के चूर चूर कर देता है, जो देखने के बाद दोनों ही हैरान रह जाते हैं। और गेल सोचता है, आखिर ये क्या था, मेरा स्पेशल क्राफ्टेड वेपन सिर्फ एक ही हिट में टूट के बिखर गया, मुझे लगता है अब मैं मरने वाला हूं। और सामने से सोर्ड डीमन अपने हाथ को घुमा के उन्हें खत्म करने वाला था, तभी के बीच में आके उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है, जिससे गेल और एली कुछ देर के लिए बच जाते हैं। पर के उस अटैक को सह नहीं पाता और बेहोश होके नीचे गिर जाता है, जिसको देख के गेल और एली उसका नाम चिल्लाते हैं। लेकिन तभी सोर्ड डीमन आगे बढ़ता है और गेल को हिट करता है, साथ ही एली का गला पकड़ रखा था। उस अटैक के लगने से गेल नीचे गिर के तड़पने लगता है और इसका फायदा उठा के सोर्ड डीमन ने एला को हॉस्टेज बना लिया था, जिसके बाद वो शंक्स और आरांचा को वहीं रुकने बोलता है, वरना वो एली को यहीं खत्म कर देगा। फिर वो आगे टूटी फूटी भाषा में बोलता है, रास्ता बनाओ, फॉलो नहीं, मुझे जाना। और वो चाबी, कहाँ है वो चाबी, जल्दी बताओ, अगर तुम नहीं सुनोगे तो मैं मार दूंगा इस लड़की को। शैंक्स अपने बगल में देखता है, जहां पे के बेहोश पड़ा था और नीरो उसके पास में रो रहा था, जैसे वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा हो।
ये सब देखने के बाद शैंक्स अपने गुस्से को और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता और उसका गुस्सा उस पर हावी होने लगता है। और दूसरी तरफ के अपने हाथ को मूव करता है, जिससे हमें पता चलता है कि के अभी बेहोश नहीं हुआ है। स्वॉर्ड डीमन एली को टारगेट करके बोलता है, जल्दी करो, मुझे वो चाबी दे दो और रास्ता। इधर शैंक्स और अरांसिया दोनों ही रेज मोड में आ चुके थे। अरांसिया बोलती है, तुम बास्टर्ड, तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन इसके अगले ही पल ये लोग कुछ ऐसा देखते हैं जो देखने के बाद इनका गुस्सा शांत हो जाता है, क्योंकि स्वॉर्ड डीमन के पीछे में के खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसके पूरे शरीर को ब्लैक ऑरा ने कवर कर रखा था। स्वॉर्ड डीमन ने उसके प्रेजेंस को फील कर लिया था और पीछे मुड़ के पूछता है, आखिर तुम हो कौन? पर के कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता और चुपचाप वहीं खड़ा रहता है, जिसके बाद ब्लैक ऑरा और तेजी से उसके बॉडी को कवर करने लगता है। स्वॉर्ड डीमन पलट के को घूरते हुए पूछता है, आखिर तुम फिर से खड़े कैसे हो गए? मुझे तो लगा था तुम मर चुके हो। और सबसे जरूरी बात, आखिर तुम जैसे किसी इंसान के पास ब्लैक कलर क्यों है? क्या तुम सच में कोई इंसान हो? तभी के अपने हाथ के बैंडेजेस को रिमूव कर देता है, जिसके बाद वो अपना हाथ आगे करके अपना एक स्किल यूज करता है, जिससे वो किसी वैक्यूम के जैसे सब कुछ सक कर रहा था। पर इससे पहले कि स्वॉर्ड डीमन इसको समझ पाता, उसके पास इतना टाइम नहीं था और वो किसी पत्ते के जैसे के की ओर खींचने लगा था, जो देखने के बाद अरांसिया और शैंक्स दोनों ही हैरान हो जाते हैं और वो समझ नहीं पा रहे थे कि यहाँ क्या हो रहा है। तब तक के ने स्वॉर्ड डीमन को अपने पास खींच के उसका गला पकड़ लिया था और उसे ऊपर उठा रखा था, जिससे स्वॉर्ड डीमन छूटने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। और इसका फायदा उठा के अरांसिया एली और गेल को उठा के यहां से भागने का डिसाइड करती है। और शैंक्स वहीं खड़ा सोचता है कि आखिर ये कैसे हो गया? वो ब्लैक कलर तुम्हारे ऊपर हावी हो चुका है। शैंक्स उसके हाथों को देखते हुए बोलता है, अब मत कहना कि ये उन ब्लैक हैंड बास्टर्ड्स में बदल चुका है। फिर स्वॉर्ड डीमन बोलता है, ये चीज मेरे कलर्स चुरा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरा एग्जिस्टेंस खत्म कर देगा। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं ये इमेजिन नहीं कर रहा हूं। ये मेरा कोई सपना नहीं है। ये सच में मुझे खत्म कर देगा। इसके पावर्स बिल्कुल उसी के तरह हैं, उसी लड़की के तरह। तो क्या ये तुम ही हो? क्या तुम ही वो चाबी हो? तभी वहां कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। के हाथों से निकलने वाले ब्लैक ऑरा से बहुत सारे दांत निकल आए हैं, जो कि जोर जोर से हंस रहे थे। और इस वियर्ड चीज को देखने के बाद स्वॉर्ड डीमन भी हैरान रह जाता है। लेकिन इससे पहले कि ये स्माइलीज उसे हार्म करते, वो जल्दी से अपना वेपन निकालता है और सभी स्माइलीज को कट करके फ्री हो जाता है। जिसके बाद स्वॉर्ड डीमन के को देखते हुए सोचता है, मुझे नहीं लगता कि मैं उसे हरा सकता हूं। शायद मुझे किसी ट्रिक का यूज करना होगा, इसलिए मैं पहले हाथ पे हमला करूंगा। और वो डायरेक्ट के हाथ पे हमला कर देता है, जिससे बहुत ज्यादा प्रेशर रिलीज होता है, मानो जैसे तूफान आ गया हो। लेकिन के बिल्कुल सही सलामत खड़ा था, जिसको देखने के बाद स्वॉर्ड डीमन हैरान रह जाता है और वो अपने सामने देखता है, जहां पे उसने के पर एक डायरेक्ट हिट किया था, लेकिन इसके बावजूद भी उसका अटैक कुछ काम नहीं आया। तभी के अचानक से उसके वेपन को टाइटली पकड़ लेता है, जिसको स्वॉर्ड डीमन पूरी कोशिश करने के बाद भी छुड़ा नहीं पाता है। और साथ ही के ने अपने स्माइलीज को रिलीज कर दिया था, जो कि मर्ज होके स्वॉर्ड डीमन को काटने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन स्वॉर्ड डीमन जंप करके उन्हें डॉज कर लेता है और वो सोचता है, मैंने कभी ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये लड़का काफी डेंजरस है। लेकिन तभी वो अपने पीछे में कुछ सेंस करता है, जिससे उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। तभी उसके पीछे से अरांसिया आके अपने हथौड़े से एक जोर का हिट करती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है, ये हुई ना बात, अब तुम मर जाओ। लेकिन स्वॉर्ड डीमन ने अपने वेपन को आगे करके उसके अटैक को रोकने की कोशिश की थी, पर उसका वेपन ही टूट जाता है। और वो अरांसिया को देखते हुए सोचता है, ये सच में डेंजरस है। मुझे अभी के लिए यहां से रिट्रीट करना चाहिए और जब तक मुझे वो चाबी नहीं मिल जाता तब तक के लिए इनसे दूर रहना होगा। जिसके बाद वो अरांसिया को अवॉइड करके उल्टे डायरेक्शन में भागने लगता है, जिससे अरांसिया खुद भी हैरान हो जाती है और वो चिल्ला के बोलती है, अबे ओ कुत्ते के पिल्ले, थोड़ी देर पहले तू रैम्पेज हो रहा था और अब डर के मारे भाग रहा है। अब भागना बंद कर और सामने आके मुझसे फाइट कर। और वो शैंक्स को बोलती है, हमने इसे जल्दी रोकना होगा, इससे पहले कि ये डेप्थ में चला जाए। तभी हम देखते हैं शैंक्स अपने वेपन के साथ उसके ऊपर आ चुका था और वो उसे आवाज देता है, जो सुन के स्वॉर्ड डीमन पीछे मुड़ता है, जहां पे शैंक्स बहुत गुस्से में बोलता है, आखिर तुम इस फाइट को खत्म किए बिना भाग कहां रहे हो? फिर वो अपने वेपन में कलर्स ट्रांसफर करने लगता है, जिससे वेपन्स पहले से 100 टाइम्स डेडली हो जाते हैं। जिसके तुरंत बाद ही शैंक्स अपना क्रोमा एनाइलेशन नाम का अटैक रिलीज करता है,
जिसके इम्पैक्ट से वहां एक जोर का धमाका होता है और जमीन भी फट जाती है। साथ ही उसने अपने सोर्ड से डायरेक्टली उसके हाथ पे हमला किया था, जिसके अगले सीन में ही उसका हाथ कट होके नीचे गिर जाता है और उसके कटे हुए शोल्डर से रेड ऑरा रिलीज हो रहा था, जिसको देख के सोर्ड डीमन घबराते हुए बोलता है, ये तो क्रोमा है, मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं अपने कटे हुए हाथ को रीजेनरेट नहीं कर पा रहा हूं। फिर शैंक्स दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार सोर्ड डीमन भागने का डिसाइड करता है। शैंक्स उससे बोलता है, चलो अब प्रॉपरली फाइट करते हैं, मैं तुम्हें भी तुम्हारे बाकी कॉमरेड्स के पास भेज दूंगा। जिसके बाद शैंक्स उसके बहुत सारे अटैक्स करता है, जिनमें से कुछ अटैक्स उसे हिट होते हैं और उसकी पूरी बॉडी पे कट्स लग जाते हैं, जिनको रीजेनरेट नहीं किया जा सकता है। सोर्ड डीमन बोलता है, अगली बार मैं वापस आऊंगा तो चीजें इस तरह नहीं होंगी, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं उस चाबी को लेके जाऊंगा। फिर वो भाग के यहां से एस्केप कर लेता है, पर शैंक्स उसका पीछा नहीं करता और वहीं रुक जाता है। तभी अरांसिया उसके पास आके बोलती है, मिस्टर हमें उसका पीछा करना चाहिए, लेकिन शैंक्स उसे मना करके बोलता है, नहीं, यहीं रुक जाओ, अगर हम और आगे गए तो ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। फिर अरांसिया गुस्से में पैर पटकते हुए बोलती है, हम लोगों ने उसे ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया था, लेकिन वो फिर से हमारे हाथों से बच के निकल गया। शैंक्स बोला, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग डेप्थ्स में जाने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं, क्योंकि हम 2 लोग डेप्थ्स के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और अभी के लिए यही हमारी लिमिट्स हैं। और मुझे इससे बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, क्योंकि वो क्रिएचर ब्लैकलैंड्स को अपने शील्ड के जैसे यूज करते हैं। तभी एली और गेल वहां आके शैंक्स और अरांसिया से माफी मांगते हैं, तो अरांसिया बोलती है, नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ये हमारा गुड लक था कि यहाँ पर कोई कैजुअलिटीज नहीं हुआ। फिर उनका ध्यान के की ओर जाता है, जहां के जरा सा भी हिला नहीं था और बिल्कुल किसी स्टैचू के जैसे खड़ा था, और अभी भी उसके पास से वही टेरिफाइंग ब्लैक ऑरा रिलीज हो रहा था। तो शैंक्स पूछता है, क्या वो अभी भी कॉन्शियस है या ब्लैक कलर ने उस पर अपना कंट्रोल कर लिया है? फिर वो सोचता है, मुझे पहले से पता था कि उसका पावर डेंजरस है, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। लेकिन उसके साथ हो क्या रहा है? क्या वो डार्क लैंड को ही अब्सॉर्ब कर रहा है? ये तो काफी स्ट्रेंज बात है। लेकिन इससे पहले कि वो लोग केक के पास आते, तभी अचानक से के का डार्क ऑरा डिसअपियर होने लगता है, जिसको देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और शैंक्स बोलता है, लगता है के अपने होश में आ चुका है। लेकिन तभी शैंक्स और अरांसिया के में कुछ स्ट्रेंज नोटिस करते हैं, जो देखने के बाद उनका मुंह खुला ही रह जाता है। फिर दोनों लोग एक साथ बोलते हैं, क्या के कलरलेस हो गया? लेकिन कैसे? तभी के बेहोश होके नीचे गिर जाता है, शायद वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। और बाकी सभी लोग उसी को ही देख रहे थे, क्योंकि किसी को समझ नहीं आता कि आखिर के कलरलेस कैसे हो गया। अरांसिया बोलती है, क्या किसी का कलर खुद ही डिसअपियर भी हो सकता है? मैंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा। फिर सीन शिफ्ट होता है ब्लैकलैंड्स के डेप्थ्स में, जहां पे हमें स्वॉर्ड डेमन को दिखाते हैं, जिसके पास से बहुत ज्यादा ब्लड गिर रहा था और वो हाँफ रहा था। वो अपने वॉन्डेड शोल्डर को देखते हुए बोलता है, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मुझे इसका कुछ करना होगा। जिसके बाद वो फिर से आर्म रेजेनरेट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये सक्सेसफुल होता या नहीं वो हमें नहीं बताया जाता है। तभी एक लड़की उसके पीछे से उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, देखो तो, लगता है कोई पिट के आया है, जरा खुद को देखो तो, आखिर किसने तुम्हें इतनी बुरी तरह से पीटा है? वैसे भी ये तो होना ही था, क्योंकि तुम्हें सबको उंगली करने की आदत हो गई है। फिर वो उसके तरफ देख के उसका नाम लेता है, वाइपर। लेकिन वहां पे 2 लड़कियां थीं, आगे वाली बैडी और पीछे वाली थोड़ी डरपोक टाइप, इसलिए एक को बैडी और एक को सैडी बोलेंगे। इन पे ये नाम सूट करता है। गाइस, शायद इसका आर्म रीजनरेट हो चुका है। और बैडी इसके आसपास घूमते हुए बोलती है, मैं तो तुम्हारे बिना बहुत बोर हो रही थी, चलो अब बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मुझे नहीं लगता कि तुम किसी नौसिखिया से पिट के आए हो, तो बताओ कौन है वो पर्सन जिसने तुम्हारा ये हाल किया है। लेकिन तुम्हारे पीछे के ब्लड्स पे जो प्योर रेड कलर है, उससे मुझे लगता है कि तुमने पक्का शैंक्स से फाइट किया है। लेकिन तुम उसके जैसे किसी मॉन्स्टर से फाइट करने के बाद जिंदा वापस कैसे आ गए? खैर छोड़ो, लेकिन तुम फाइटिंग से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हो? पर मैं सच बताऊं तो मुझे तुम्हें ऐसे स्ट्रगल करते हुए देख के बहुत मजा आता है। फिर सोर्ड डीमन उससे इरिटेट होके उसको चुप रहने और यहां से चले जाने के लिए बोलता है। बैडी आगे बोलती है, पर क्या वो शंक्स किसी ह्यूमन से कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग नहीं है? ये सच में काफी एनॉइंग है। वो एक ऐसे टाइप का पर्सन है जो फाइट के दौरान अपने ही लाइफ फोर्स को बर्न कर सकता है। और अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो वो बिल्कुल एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट बॉम्ब जैसा है, जो अपने साथ अपने आसपास वाले लोगों को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर बैडी उसे परेशान करते हुए बोलती है,
ओए तुम कुछ आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? वैसे क्या तुमने नोटिस किया है, उस ब्लैक विच का कर्टन खुल चुका है। तुमने भी उसे देखा है ना? तो क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? अगर तुम्हें कुछ पता है तो बता दो, क्योंकि तुम्हें पता होगा ब्लैक विच का कर्टन खुलने का क्या मतलब होता है। लेकिन स्वॉर्ड डीमन कुछ भी आंसर नहीं करता और मन ही मन सोचता है, इडियट, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें उसके बारे में बता दूंगा? तुम्हें उसके बारे में बताने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं किसी और को नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि मैं खुद ही उस चाबी को हासिल करूंगा। पर बैडी उसके ना बताने से इरिटेट हो रही थी। फिर वो उसका पीछा छोड़ के अपनी जुड़वा सिस्टर के पास चली आती है और स्वॉर्ड डीमन से बोलती है, अगर तुम मुझे इसके बारे में नहीं बता रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें इसके बारे में जरूर कुछ पता है। तुम सच में एक आलू के पकौड़े हो। खैर, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर तुम नहीं बताओगे तो हम लोग खुद ही पता कर लेंगे। और सैडी बोलती है, हाँ दीदी, तुम सही कह रही हो, हमें खुद ही पता करना चाहिए। इस पकौड़े को छोड़ो। फिर बैडी आगे कहती है, उसके रिएक्शन को देखते हुए मुझे लगता है पक्का किसी ने उस कर्टन को खोला है और वो शायद वही सिटी वाले लोग हो सकते हैं। तो अगर हम लोग ऐसे ही क्रीचर्स को मूव करते रहे तो हो सकता है कि उन्हें कुछ क्लू मिल जाए। इसीलिए अब मुझे लगता है कि हमें कुछ ब्लैक वेव्स को प्रिपेयर करना चाहिए, जिसके साथ ही हमें एक बहुत ज्यादा ही बड़े ड्रैगन टाइप क्रिएचर को दिखाते हैं, जिसके बॉडी से भी बिल्कुल क्या जैसा ही ऑरा रिलीज हो रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से शाइनिंग सिटी को दिखाते हैं, जिसका मतलब है कि हमारे हीरोज एक्सपीडिशन के बाद अब अपने सिटी में वापस आ चुके हैं। वहां पर शैंक्स, एली और गेल के को देखने के लिए आए थे, पर उनके पास कोई शब्द नहीं था कहने के लिए, क्योंकि शैंक्स को लग रहा था कि इसमें उसकी ही गलती है। फिर शैंक्स बोलता है, मैं तुमसे दिल से माफी मांगता हूं, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि मेरे होते हुए किसी को हर्ट नहीं होगा, लेकिन मैं अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाया। मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये सब मेरी ही गलती है और मैं इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। फिर शैंक्स अपने पास से एक टूटे हुए कंपास को निकालता है और मन ही मन सोचता है, मैं अभी तक बिल्कुल भी नहीं बदला। पहले वाले शैंक्स और अभी वाले शैंक्स में कोई खास चेंज नहीं आया है। भले ही मैं अभी एक हीरो के नाम से फेमस हूं, लेकिन चीजें अभी भी पहले जैसी ही हैं। तो एली शैंक्स को खुद को ब्लेम करने से मना करती है और आगे बोलती है, अगर हम नए पायनियर्स के सर्वाइवल रेट को देखें तो इस बार हम लोगों ने उनसे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और ये सब हुआ है आपके और मिस अरांशिया के टीम वर्क से। पर शैंक्स इस पे कुछ नहीं बोलता। तो एली आगे बोलती है, मैं प्रॉमिस करती हूं अगली बार मैं पहले से और भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगी। लेकिन शैंक्स उसे खुद को ज्यादा पुश करने से मना करता है। पर उनके बीच में मारी बहुत नर्वस हो रही थी और वो सोचती है, भला यहां क्या हो रहा है? मैंने कभी ऐसा कुछ सपने में भी नहीं सोचा था। भला किसे पता था कि मुझे सिटी के मोस्ट फेमस कलरिस्ट से मिलने का मौका मिलेगा, वो भी ऐसे किसी जगह पे। वो लोग अचानक आए और खुद को के टीममेट्स बता के इंट्रोड्यूस किया। लेकिन जब से उन लोगों ने के को यहां लाया है तब से अभी तक के को होश नहीं आया है और मुझे नहीं लगता कि ये बुरे लोग हैं। के आखिर तुम कब उठोगे? जल्दी से उठ जाओ, क्योंकि मैं अकेले ये सब हैंडल नहीं कर सकती हूँ। और नर्स ने बोला था कि तुम जल्द ही उठ जाओगे, क्योंकि तुम्हें कोई सीरियस इंजरीज नहीं आई हैं। तभी शैंक्स उसको उसके इमेजिनेशन से बाहर लाता है और उससे पूछता है, तुमने अपना नाम मारी बताया ना, तो क्या तुम के की फ्रेंड हो? जिसपे मारी अग्री करती है। फिर शैंक्स आगे बोलता है, तुमने तो सब सुना ही होगा, लेकिन तुम्हें के लिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है और मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या तुमने किसी छोटे से क्रीचर को देखा है जिसका नाम नेरो है? क्या तुम्हें पता है कि वो क्रिएचर कहां मिलेगा? तभी गैल अपने सामने देखता है जहां पर नेरो एपर हो रहा था। फिर वो जोर से चिल्ला के बोलता है, वहां देखो, वही है वो छोटा सा क्रीचर जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे। तुम छोटे से कीड़े, आखिर तुम कब से कहां गायब थे? तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से हम लोग कितने ज्यादा परेशान थे। कैप्टन, यही है वो छोटा सा कीड़ा जिसने हमारे सामने ही उस स्टेला फ्रैगमेंट को खा लिया था और उसके बाद हमें कितनी मुश्किल हुई थी कैप्टन को इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने में। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम छोटे बास्टर्ड, जल्दी से यहां आ जाओ। ऐसा बोल के गेल उसे पकड़ने जाता है, पर नीरो उसके हाथ नहीं आता और उल्टा उसके सर पे मार के भाग जाता है, जिससे गेल और भी गुस्सा हो जाता है। फिर वो भागते हुए मारी के पास जाके बैठ जाता है। मारी नीरो को सेफ देख के बहुत खुश थी और वो उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? कहीं तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? और क्या तुम तब से के शैडो में छिपे हुए थे? पर शैंक्स दूर से इनकी बॉन्डिंग को ऑब्जर्व कर रहा था। फिर वो नीरो को देखते हुए सोचता है, ये क्रीचर मुझे कुछ फेमिलियर लग रहा है, क्या ये मेरा वहम हो सकता है? तभी नीरो को देखते हैं जो कि अपने मुंह को खोल के उस स्टेला फ्रैगमेंट को बाहर निकाल देता है, जिसे देख के मारी सरप्राइज्ड हो जाती है और वो नीरो से इसके बारे में पूछती है
तभी गेल बोलता है, फाइनली इसने इसे बाहर तो निकाला। चलो ये अच्छी बात है, वरना मैं तो कंफ्यूज था कि हम लोग इस फ्रेगमेंट को बाहर कैसे निकालेंगे। फिर शैंक्स उस फ्रैगमेंट की ओर अपना हाथ बढ़ा के बोलता है, यही है वो स्टेला फ्रैगमेंट जिसके लिए हम एक्सपीडिशन पे गए थे, और फाइनली हम लोगों ने एक और पीस ढूंढ लिया है। बट इसके लिए हमने न जाने कितना कुछ देखा है। जिसके बाद हमें के सबकॉन्शियस माइंड का सीन दिखाते हैं, जहां वो सोर्ड डीमन को देखते हुए बोलता है, ये चीज बहुत डेंजरस है, एली और गेल मिलके भी इसे नहीं रोक पाएंगे, मुझे ही कुछ करना होगा इसे रोकने के लिए। जिसके बाद ही के डरते हुए चिल्लाता है, और अब वो होश में आ चुका था। फिर वो अपने सामने देखता है, जहां पे सैंक्स, एली और गेल उसे ही देख रहे थे। पर कै को समझ नहीं आता कि वो कहां है और यहां क्या चल रहा है। फिर वो उनसे पूछता है, आखिर मैं कहां हूं और वो स्वॉर्ड गयू कहां चला गया। लेकिन तभी वो अपने हाथ को देखते हुए सोचता है, ये क्या हो गया, मैं फिर से कलरलेस हो चुका हूं। पर ऐसा क्यों है, मेरे तो एल लग चुके हैं। भला मैं इन लोगों को ये चीज कैसे एक्सप्लेन करूंगा। मुझे लगता है ये लोग भी मुझे पहले के जैसे ही अपनी टीम से किक आउट कर देंगे। तभी शैंक्स उसके पास आके बोलता है, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो, क्या तुमने कोई क्राइम किया है। क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे दिखते हो, मुझे सिर्फ एक ही चीज से फर्क पड़ता है, जो कि है तुम्हारा परफॉर्मेंस। और हम सबने देखा है कि तुमने एक्सपीडिशन पे कितना अच्छा परफॉर्म किया है। सच बताऊं तो मैंने भी तुमसे ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, और अब से तुम मेरे साथ ही काम करने वाले हो। तुम्हारा मेरी टीम में स्वागत है। ये सब सुनने के बाद के बिल्कुल स्पीचलेस हो चुका था, और उसे खुद भी भरोसा नहीं हो रहा था। फिर वो स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ, अब से मैं आपके साथ काम करने के लिए रेडी हूं। जिसके बाद सैंक्स वहां से जाते हुए बोलता है, जबकि हमने बेसिक्स को कवर कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे यहां रुकना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें कुछ बात करना है तो तुम लोग कर सकते हो, क्योंकि अभी के लिए मैं यहां से जा रहा हूं। मुझे लेडी ल्यूमिनस से मिलना है, और तब तक के लिए तुम लोग टोटल फ्री हो। तुम्हें जो करना है तुम लोग कर सकते हो, जब तक पायोनियर्स कॉर्प्स से ऑर्डर नहीं आते। तभी एलआईके से पूछती है, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत कुछ एक्सप्लेन करना है, लेकिन मैं नहीं जानना चाहती हूं। वैसे क्या तुम्हें याद है जब तुम अनकॉन्शियस हो गए थे तो उसके बाद क्या हुआ था। तो के बताता है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। पर एली को लगता है कि के झूठ बोल रहा है, इसलिए बोलती है, हाँ ठीक है, मत बताओ, वैसे भी ये तुम्हारा सीक्रेट होगा। फिर एली आगे पूछती है, ऐसे क्या तुम्हें पता है कि तुम फिर से ब्लैक कैसे होगे, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है। तभी मारी सामने आके बोलती है, डोंट वरी गाइस, मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे के का कलर वापस आ सकता है। मैं ऐसे किसी सिचुएशन के लिए बहुत पहले से तैयार थी, और मुझे लगता है ये पक्का काम करेगा। जिसके बाद वो उनके सामने एक इंक जार को लाती है, जो कि बेसिकली ब्लैक इंक था। फिर वो आगे बताती है कि वो इसे डिस्पोजल साइट से कलेक्ट करके लाई है। पर उस जार के अंदर से निकलने वाले ब्लैक ऑरा को देख के एली पूछती है, क्या तुम लोग श्योर हो कि ये काम करेगा। पर ये चीज है क्या, मुझे तो ये वेस्ट लग रहा है जिसे तुम लोग इंक कह रहे हो। और भला तुमने ऐसी किसी डेंजरस चीज को क्यों रखा है। पर के उसकी बातों को इग्नोर करके मारी को इस इंक के लिए थैंक्स करता है। फिर एली उससे पूछती है, क्या तुम सच में इसे पीने वाले हो, ये किसी पॉइजन से कम नहीं है। लेकिन के उसकी बातों को फिर से इग्नोर कर देता है और उस इंक को पूरा पी जाता है। जिसके बाद एली का रिएक्शन कुछ ऐसा था, और जैसे ही के उस इंक को कंज्यूम करता है, उसके बाद ही उसके कलर्स वापस आ जाते हैं, जिससे मारी भी खुश हो जाती है। फिर वो आगे बोलती है, मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए काफी नहीं होगा, इसलिए मैंने अपने वर्कशॉप में और भी रखा है। पर गेल इतनी देर से बिल्कुल चुपचाप खड़ा था, जैसे वो यहां एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। फिर वो के से बोलता है, क्या अब तुम लोगों का बकवास खत्म हो गया है, क्योंकि मैं अब वापस जा रहा हूं। और वो नीचे के हाथ को देख के पूछता है, ये कैसे हुआ, तुम्हारा हाथ बिल्कुल नॉर्मल कैसे हो गया। अपने बॉडी पार्ट्स को रिजेनरेट करना एक हाई लेवल एबिलिटी होता है, जो कि सिर्फ हीलिंग टाइप कलरिस्ट के पास होता है। पर तुमने ये कैसे कर लिया। और उससे भी जरूरी बात, आखिर उस टाइम पे तुम मेरे सामने क्यों आए थे, किसने तुम्हें वो अटैक को अपने ऊपर लेने बोला था, तुमने ऐसा क्यों किया। तो के बताता है, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा तुम लोग खतरे में हो, और मैंने सोचा था मैं अपनी एबिलिटी से उसके अटैक को ब्लॉक कर लूंगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और मेरा प्लान फेल हो गया। लेकिन गेल उसे इतना कैजुअली बोलते देख के इरिटेट हो रहा था, और वो गुस्से में उसका कॉलर पकड़ के बोला, अब अपनी बकवास बंद करो। भला किसने तुम्हारी हेल्प मांगी थी, क्या मैंने तुम्हें मेरी जान बचाने बोला था। मुझे एक बात अच्छे से पता है, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा हेट करता हूं। पर के को समझ नहीं आता कि ये इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। तभी मारी बीच में आके बोलती है, ओ ये लड़के, तुम्हें ये क्या कर रहे हो, भला तुम अचानक से उस पर गुस्सा क्यों कर रहे हो। जिसके बाद गेल के को छोड़ देता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। एली बोलती है, उसे इग्नोर करो,
वो ऐसे ही पागल वाली हरकतें करता है। पर मारी गुस्से में बोलती है, आखिर उस बावली गेंद की दिक्कत क्या है? बिना माफी मांगे ही वो एटीट्यूड दिखा के यहां से जा रहा है। फिर एली भी वहां से जाने के लिए बोलती है, जिसपे केए यहां आने के लिए उसका थैंक्स करता है। पर एली जाने से पहले बोलती है, भूलना मत, हमारा मैच कुछ दिनों के लिए होल्ड पे है, लेकिन तुम्हारे ठीक होने के बाद हम लोग बैटल करेंगे। तो के मारी से पूछता है, क्या अब हमें भी घर चलना चाहिए? लेकिन रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। और वो बताता है, एक्सपीडिशन के दौरान मुझे वहां से मारी के लिए कुछ मिला था, तो मैंने उसे पैक कर लिया था, क्योंकि उसे लगा था कि ये चीज मारी के बहुत ज्यादा काम आ सकता है। फिर वो मारी को उसी रोबोट का दिल दिखाता है जिसको मारी बिल्कुल ध्यान से देख रही थी, जैसे वो उस चीज को समझने की कोशिश कर रही हो, आखिर ये क्या चीज है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें शैंक्स को दिखाया जाता है, जो कि कहीं पे जा रहा था और उसके चारों तरफ में बहुत से कलर शाइन कर रहे थे। और उसके वहां जाते ही वो गेट खुल जाता है। फिर वो अपने सामने देखता है जहां पे दूर कोई इंसान खड़ा था। शैंक्स उसे बताता है कि वो यहां आ गया है। तो वो लड़की बोलती है, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हें दोबारा देख के खुशी हुई, वैसे भी मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। शैंक्स बोलता है, मैं भी बहुत टाइम से इस दिन का इंतजार कर रहा था, जब मैं आपको एक गुड न्यूज दे सकूं। जैसा कि आपने प्रिडिक्ट किया था, अब हम लोग ब्लैक विच के कर्टेन को खोलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। और शैंक्स इस लेडी का नाम लेता है, जो कि है लेडी लूमिनस, जिसके बारे में शैंक्स ने पहले वहां से जाते वक्त बताया था। और गाइस, तुम्हें ये लड़की के माइंड में आने वाले उस लड़के से सिमिलर नहीं लग रही क्या? लगता है इन दोनों का कोई रिलेशन होगा।